यह एक अच्छी जगह है, लेकिन मेरे उपकरण बहुत खराब हैं और मैं अंदर नहीं जा सकता। लुओ फैंग ने एक पल के लिए सोचा और जल्द ही उसने एक निर्णय लिया। लुओ फैंग ने वान चेंग से संपर्क करने के लिए अपने हाथ में योद्धा विशिष्ट संचारक का उपयोग किया और फिर वह चुपचाप इंतजार करता रहा। लगभग आधे मिनट बाद वान चेंग लुओ फैंग के सामने आए। लुओ फैंग को आश्चर्य नहीं हुआ कि वान चेंग इतनी जल्दी आ गया। आखिरकार उसे पहले वान चेंग द्वारा यहाँ लाया गया था और पूरी प्रक्रिया में बस 1 मिनट से अधिक समय लगा। लुओ फैंग, तुमने मुझसे इतनी जल्दी संपर्क क्यों किया? हालांकि वान चेंग को पता था कि क्या हो रहा है, फिर भी उसने पूछा। भाई वान, मुझे एक अच्छी जगह मिल गई है, लेकिन मेरे पास अब कोई उपयुक्त हथियार नहीं है और मैं अंदर जाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हूँ। लुओ फैंग ने समझाया और वान चेंग ने सिर हिलाया। यह आसान है, आपने पहले बहुत सारे स्वामी स्तर के राक्षसों का शिकार किया है और बहुत सारी कीमती सामग्रियां एकत्र की हैं, है ना? वान चेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, आप इन सामग्रियों को बेच सकते हैं और कुछ अच्छे उपकरणों के बदले में उनका उपयोग कर सकते हैं। भाई वांग, आप जाकर देख क्यों नहीं लेते? लुओ फैंग थोड़ा भ्रमित था। अपने दिल में वह वास्तव में पसंद करते थे कि वान चेंग सीधे जाकर देखें। लुओ फैंग की राय में वान चेंग की ताकत के साथ अगर वह अंदर जा सका तो वह निश्चित रूप से आसानी से रहस्यों का पता लगाने में सक्षम होगा। यदि वान चेंग को बहुत कुछ हासिल हुआ तो स्थान की खोज करने वाले व्यक्ति के रूप में उन्हें भी श्रेय का हिस्सा मिलेगा। इस तरह वह वान चेंग पर बकाया कर्ज का कुछ हिस्सा आसानी से चुका सकता था। अगर वह भाग्यशाली होता तो शायद उसके सारे कर्ज सीधे चुका दिए जाते। लुओ फैंग को उम्मीद नहीं थी कि वान चेंग इसके बारे में सोचे बिना मना कर देगा। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। वान चेंग ने सीधे अपना सिर हिलाया। वास्तव में, हालांकि वान चेंग के पास बाबाटा की तुलना में अधिक उन्नत डिटेक्टर है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दूसरा पक्ष उसे ढूंढ न सके। तथ्य यह है कि बाबाटा वान चेंग को नहीं ढूंढ सकता है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह वान चेंग द्वारा छोड़े गए कुछ निशान नहीं ढूंढ सकता है। वान चेंग ने इस समय बाबाटा को खोजने के लिए लुओ फैंग को सीधे नहीं जाने दिया, बल्कि लुओ फैंग को यहाँ आने देने के लिए इस मार्गदर्शक पद्धति का उपयोग करने का फैसला किया। इसका कारण यह था कि सब कुछ अधिक प्राकृतिक लग रहा था। नहीं तो बाबाटा के मन में संदेह हो सकता है। यदि कुछ गलत होता है तो हो सकता है कि वह हुआनबो की विरासत लुओ फैंग को न दे सके। आखिरकार उसकी इच्छा को नजरअंदाज करते हुए, हालांकि लुओ फैंग की प्रतिभा पृथ्वी पर लोगों के बीच दुर्लभ है, ये ब्रह्मांड में सिर्फ एक औसत स्तर है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि बाबाटा ने असामान्यता की खोज की और लुओ फैंग को विरासत नहीं दी। आखिरकार वह 50,000 वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा है, इसलिए इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह अगले 50,000 वर्षों तक प्रतीक्षा करे। ये स्पष्ट रूप से वह नहीं था जो वान चेंग देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से लुओ फैंग को ये सब खुद ही खोजने देना पसंद किया। ठीक है, लुओ फैंग ने अपना सिर खुजलाया और फिर उसने कहा, फिर मैं भाई वान को पहले मुझे वापस ले जाने के लिए परेशान करूंगा। पूर्व में एक घाटी में लुओ फैंग ने उसे एक स्थान बताया और वान चेंग तुरंत लुओ फैंग को वहां ले जाने के लिए ले गया। राक्षस सामग्री प्राप्त करने के बाद दोनों ने ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप छोड़ दिया। ये 100 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से दूसरी उड़ान थी। 1 मिनट से कुछ अधिक समय में दोनों मिंग्यू समुदाय में लौट आए। इतनी जल्दी? लुओ फैंग ने अपना सिर रगड़ा। हालांकि ये दूसरी बार था जब उसने इस गति का अनुभव किया, फिर भी वह स्पष्ट रूप से काफी असहज था। हाँ, ये कुछ भी नहीं है। वान चेंग मुस्कुराए, फिर उन्होंने अपना हाथ लहराया और एक पल में लुओ फैंग के विला के सामने छोटे से आंगन में राक्षस सामग्री का एक बड़ा ढेर दिखाई दिया। सामग्री तुम्हें दे दी गई है, जाओ और उपकरण बदल लो। वान चेंग ने जोड़ा। भाई वान, क्या आप निश्चित हैं कि मुझे इसे आपके लिए गुप्त रखने की जरूरत नहीं है? लुओ फैंग ने फिर पूछा, आप जानते हैं, ये राक्षस सामग्री कम से कम Prathamika Prabhu Stara K Raksasam Se Kadi Gai Hayam, Yadi Vaha Atani Sari Samagri Ekasatha Basega to Usaki Takata Nisida Rupa Se Chupi Nahim Rahaji, Mame Aparati Nahim Hum, Mujay Kyachapana Hai, Venga Senga Muskare Ora Jari Raka, Agara Koya Pace Puchata Hai, Tan Hem Siddhi Badim, Mame Samajata Hum, Luo Fenga Ne Sira Hilia, Venga Senga Ora Luo Fenga Ne Jayata Kucha Nahim Kaha Ora Ve Jalda Hai Garalade, Venga Senga Ne Jiangamin Yuki Ora Deka, Jo Abi Bikokuna Memda Ora Kucha Derataka Bahara and Mem Saxama Nahim Laga Rahada, Luo Fenga, a pain Paravara Ko Namaste Kahane K Bada, a pain Hatham Mem Raksasa Samagri Bakain K Bear Mem Sokain Laga, Kucha Jaihaka K Bada, Luo Fenga Ne Ina Raksasi Samagri on Ko Exatrima Marsala Arts Skula Ko Bakain Ka Face Alakia, Halam Ki Karita Mulya Baha Hiksatrima Marsala Arts Skula Ki Samagri Ikara Layan Zaki Tulana Mem Bahuda Kama Hai, Baha Ina Samagri on Ko Exatrima Marsala Arts Skula Ko Betsakara Yogadana Anka Praptakara Sakata Hai, Luo Fenga Bada Mem Exatrima House Say Hathiara Karadenj, Usaka Yogadana Mulya Jatana Adika Hoga, Chuda Utani Hai Adika Hogi, Azaz Koi Farka Nahim Parada Kiapa Isaac Bear Mem K Sokate Hayam, Baha Ina Samagri on Ko Exatrima Marsala Arts Skula Ko Betsakara Paise Nahim Kega, Nirnaya Lena K Bada, Luo Fenga Ne Jiangana Bessa City Mem Exatrima Marsala Arts Skula K Krea Staffa Se Samparka Kia or Lena Denastana Para Sahamati Vyactiki, Usadina, Luo Fenga Kucha Samagri Lakara Dusari Party K Satha Sauda Karain Gaya, Kabala Eka Dapahara Mem, Luo Fenga Ne Tina Prathamika Prabhu Stara K Raksasam K Barabara Samagri Bechi Ora 10 Bilyana Se Adika Sina Yuana Kame, Halam Ki Karidara Askaria Kakada Daki Luo Fenga Ne Atani Sari Prathamika Prabhu Stara Ki Raksasa Samagri Nakala Li, Usain Kai Savala Nahim Kuch, Lekina Agale Dina, Luo Fenga Ora Adika Raksasa Samagri Lakara A, Ora Anamem Se Kucha Madhyama Stara K Swami Raksasam Ki Samagri Thim, Akanaka, Kreya Karmakari Santa Nahim Raha Sake, Bina Kisi Hikikakahada K, Kreya Staffane City Mamal Kisakana D, Isa Taraha K Mamal Mem Yada K Devada K Samila Hon Ki Bahuda Sambavana Hai, Ora Kelly Giangana Bessa City Mem Exatrima Marsala Arts Skula K Lai I Sambalana Muskula Hai, Isali Mamal Kisakana City Exatrima Marsala Arts Skula Mukilea Kodi Gai, Halamki Hamga Exatrima Marsala Arts Skula Kamalika Hai, Lekina Baha Madora Para Chodi Chodi Badam Para Diana Nahim Deda Hai, Ora to Ora, Henga Aba Exatrima Marsala Arts Skula K Mukilea Mem Nahim Hai, Janakari K Anusara, Luo Fenga Kabala Adhi Sala Se Kucha Adika Samaya Se Eka Yada Raha Hai, Ora Tita Mem Usaki Yada Tima Ka Sarvoka Rikorda Eka Yuka Staria Samanya Staria Raksasa Komaranada, Aba, Usain Akanaka Prathamika Swami Stara Ki Raksasa Samagri Ka Eka Gucha, Ora Yaham Taka Ki Kucha Madhya Staria Swami Staria Raksasa Samagri Bina Kalali, Exatrima Marsala Arts Skula K Mukilea
Nucleum M, Henga K Niji Gardam Mem Se Eka, Yao Rava, Isa Samaya Luo Fenga Ki Janakari Deka Rahada, Vaha Jatana Adika Dekati, Utana Hai Askaria Kekada Hodi, Sabase Mahatpaper Nabata Yaha Hai Ki Exatrima Marsala Arts Skula Devara Luo Fenga Ki Jenka K Daurana, Unhan Yaha Bipaya Ki Luo Fenga Ne Raksasa Samagri Bakain Se Praptadana Ka Upyoga Madora Para Yada Debatam Devara Upyoga Kai Jane Bale Hathiaram Ka Eka Samuha Karadane K Likiada, Isaka Madalaba Yaha Hai Ki Luo Fenga Ne Apain Nanch Hatham Se Kai Raksasam Ko Mara Dala Hoga, Jinamem Kucha Madhyamastara K Swami Bisamilada, Recorda K Anusara, Luo Fenga Adikatama Eka Canista Generala Hai, Lekina Vibana Sankadam K Adhara Para, USIK Pasa Pahale Se Hai Eka Yukastaria Yada Devada Ki Takata Hosakati Hai, Yaurao Ne Apain Dila Mem Soka, Ora Jalda Hai, Eka Ora Bakara USIK Damaga Mem Kaundagaya, Yaha Luo Fenga Bjiangana Besa City Mem Hoda Hai, Kya Vaha Sangrahalaya K Malika Ki Jenka Se Sambandita Hosakata Hai, Yaurao Ne Isa Soka, Ora Fira, Bina Kisi Hikikahada K, Usain City Henga Ko Fona Para Isa Mamal K Bear Mem Bataya Jo Jiangana Besa City Memda, Agail Dina, Luo Fenga, Jo Gara Para Kucha Parasani Kasamana Karain K Lai Tayarada, Ne Kisi Bi Parasani Ka Intajara Nahim Kia, Lekina USIK Parasi Venga Senga K Gara Ne Dubina Bule Mahamanam Kaswagata. किया। इन दो लोगों को देखकर वान चेंग थोड़ा स्तब्ध रह गया, लेकिन जल्द ही वह मुस्कुराया और कहा, दुर्लभ मेहमान, कृपया अंदर आएं। उन दोनों के प्रवेश करने और बैठने के बाद बड़े गंजे आदमी ने अपना सिर छुआ और अपना परिचय देना चाहा, मिस्टर वांग, हम हैं। एक ग्रह स्तर 7 पर है और दूसरा ग्रह स्तर 6 पर है। मैं जानता हूँ, होंग और ली शेन, ठीक है? वान चेंग ने पूछा। उद्धरण चिन्ह। आइए स्पष्ट रहें, मैं वह एलियन हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम वान चेंग है। वान चेंग ने सीधे तौर पर अपनी पहचान बताई। वास्तव में वान चेंग को विदेशी होने की जरूरत नहीं थी, लेकिन होंग और लेशेन ने पहले ही स्वचालित रूप से उसकी पहचान की कल्पना कर ली थी और वह अधिक कहने में बहुत आलसी था और उसकी ताकत के स्रोत की व्याख्या करना मुश्किल था। अगर वान चेंग ने कुछ समय पहले कहा था कि वह एक साधारण पृथ्वीवासी थे, तो कौन उत्सुक नहीं होगा? इसके विपरीत यदि वह एलियन होता तो सब कुछ तार्किक होता। वैसे भी, चाहे वह पृथ्वीवासी हो या एलियन, अगर पृथ्वी पर वास्तव में कोई परेशानी है, तो वान चेंग मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे, चाहे नैतिकता से या अपने विवेक से। मिस्टर वान, हम चूहे की महामारी को खत्म करने में आपके प्रयासों के लिए आपको धन्यवाद देने के लिए आपसे मिलने आए हैं जियांगनान बेस सिटी में। होंग ने अपना लहजा संतुलित कर लिया। पृथ्वी के योद्धाओं के नेता के रूप में वह निश्चित रूप से अहंकारी थे, लेकिन वह ये भी जानते थे कि उनके सामने ये सामान्य दिखने वाला व्यक्ति दुनिया को नष्ट करने की क्षमता रख सकता है और अधिक कहने की जरूरत नहीं है। वान चेंग ने होंग को रोका और सीधे कहा, हम जानते हैं कि आप किस बारे में चिंतित हैं, लेकिन ये पूरी तरह से अनावश्यक है। सबसे पहली बात तो ये कि मेरे मन में पृथ्वी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। दूसरे, मेरे मन में मनुष्यों के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। अंततः मैं यहाँ शांति से रहना चाहता हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कैसे देखते हैं, इसका आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है? उनमें से कोई भी नहीं बोला, उन्होंने बस चुपचाप सिर हिलाया। आप दोनों को सबसे मजबूत इंसान होना चाहिए और मेरी राय में आपको इस ग्रह का नेता माना जाना चाहिए। इसीलिए मुझे आपसे इतनी बातें करने में दिलचस्पी है। तो क्या आप दोनों रुकना चाहते हैं और कुछ खाना चाहते हैं? वान चेंग ने पूछा। वे दोनों इस समय खाने के मूड में नहीं थे और उन्होंने ये भी सुना कि वान चेंग उनसे छुटकारा पाना चाहते थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से खड़े हो गए और तुरंत अलविदा कह दिया। एक क्षण बाद होंग और ली शेन वान चेंग के घर से बाहर चले गए। वे अभी अपनी मुलाकात के बारे में सोच रहे थे और जल्द ही मिंग्यू समुदाय छोड़ दिया। वान चेंग को नहीं पता था कि दोनों क्या सोच रहे थे। उन्हें उनके आगमन के बारे में ज्यादा महसूस नहीं हुआ। उसकी पहचान उजागर हुई या नहीं, वान चेंग को इसकी परवाह नहीं थी। हालांकि वह अभी भी ब्रह्मांड में बहुत दूर था, वह इस समय अवधि में पहले ही पृथ्वी पर निडर हो चुका था। लुओ फैंग वास्तव में भ्रमित था। उसने अचानक मजबूत ताकत दिखाई और न केवल एक्सट्रीम मार्शल आर्ट स्कूल ने उस पर संदेह नहीं किया, बल्कि उसे बेस सिटी का इंस्पेक्टर बनने के लिए भी आमंत्रित किया गया। लुओ फैंग को पहले नहीं पता था कि इंस्पेक्टर का क्या मतलब है, लेकिन अभी एक्सट्रीम मार्शल आर्ट स्कूल द्वारा भेजी गई ईमेल ने उसे बताया। वह जियांगन बेस सिटी में एक्सट्रीम मार्शल आर्ट स्कूल के शीर्ष नेता हैं। जियांगन बेस सिटी में एक्सट्रीम मार्शल आर्ट स्कूल के अध्यक्ष और पर्यवेक्षकों को उनके नेतृत्व का पालन करना होगा। ऐसी स्थिति को उच्च शक्ति और प्रभाव वाली स्थिति कहा जा सकता है और लुओ फैंग के लिए ये स्वर्ग की ओर एक कदम है। एक्सट्रीम मार्शल आर्ट स्कूल को आपकी ताकत में अचानक वृद्धि का कारण पहले से ही पता होना चाहिए। आपकी पहचान को लेकर कोई समस्या नहीं है और अब आपके पास युद्ध की एक उच्च स्तरीय देवता की ताकत है। आपके लिए जियांगन बेस सिटी का इंस्पेक्टर बनना आसान होगा, वान चेंग ने सपाट स्वर में कहा। पहले से ही स्पष्ट। लुओ फैंग थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। यह महत्वपूर्ण नहीं है, वान चेंग ने अपना हाथ लहराया और कहा, यदि आप ये पद लेने के इच्छुक हैं तो ले लें, यदि नहीं तो इसे भूल जाओ। लुओ फैंग भी थोड़ा झिझक रहे थे, लेकिन उनकी झिझक इसलिए नहीं थी क्योंकि इंस्पेक्टर की स्थिति अच्छी नहीं थी। अपने दिल की गहराई में उन्होंने वास्तव में इस पद को अस्वीकार नहीं किया। आखिरकार लुओ फैंग वान चेंग की तरह नहीं था जिसे पृथ्वी पर किसी भी चीज की कोई इच्छा नहीं थी। अपने परिवार का उल्लेख नहीं करने के अलावा जूशिन, जिसका अभी भी लुओ फैंग के साथ एक स्पष्ट रिश्ता था, उसे एक उपयुक्त पहचान के लिए लुओ फैंग की आवश्यकता थी। हालांकि एक उच्च स्तरीय युद्ध देवता के रूप में लुओ फैंग की ताकत जूशिन से मेल खाने के लिए पर्याप्त से अधिक है। क्या ये बेहतर नहीं होगा यदि इस ताकत को एक अत्यंत उच्च स्थिति के साथ जोड़ दिया जाए? बेशक ये ठीक इसलिए था क्योंकि स्थिति इतनी अच्छी थी कि लुओ फैंग को लगा कि यह वास्तविक है, इसलिए वह थोड़ी देर के लिए झिझके। हालांकि भले ही लुओ फैंग इंस्पेक्टर बन जाए, फिर भी तुम्हें मेरे द्वारा दिए गए पैसे वापस करने होंगे। वान चेंग को अचानक याद आया। भाई चेंग, मुझे पता है। लुओ फैंग कड़वाहट से मुस्कुराया। ये पूरे 300 बिलियन था, बेशक वह इसे नहीं भूल सका। वान चेंग के अनुस्मारक पर लुओ फैंग जल्दी से घर गया और उपकरण का पूरा सेट ले गया जो उसने अभी खरीदा था। कवच, तलवार और उड़ने वाले चाकुओं का एक गुच्छा मनोविज्ञानियों के लिए उपयुक्त है। कवच, तलवार और मनोविज्ञानियों के लिए उपयुक्त उड़ने वाले चाकुओं से पूरी तरह से लैस होने के बाद ही लुओ फैंग वास्तव में अपनी पूरी ताकत प्रदर्शित कर सकता है और युद्ध का जय देवता कहला सकता है। पूरी तैयारी के बाद वान चेंग लुओ फैंग को फिर से ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप में ले आए। इस बार तैयार लुओ फैंग सीधे किरिशिमा गए। लुओ फैंग की वर्तमान ताकत वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। चरम उच्च स्तरीय युद्ध देवता की मानसिक शक्ति का उल्लेख न करते हुए अकेले लुओ फैंग ही अजय युद्ध देवता की उपाधि के पात्र हैं। करीबी मुकाबले में भी लुओ फैंग कमजोर नहीं है। उनकी शारीरिक फिटनेस बमुश्किल एक उच्च स्तरीय युद्ध देवता के स्तर तक पहुंच पाई है। मुख्य बात यह है कि उन्होंने 9 लेयर थंडर ब्लेड को छठे स्थान पर विकसित किया है, स्तर जो शक्ति को लगभग 5 गुना तक बढ़ा सकता है। यद्यपि ब्रह्मांड में यह आयाम औसत है, पृथ्वी पर यह पहले से ही बहुत अधिक है।
यदि लुओ फैंग की शारीरिक फिटनेस उच्च स्तरीय युद्ध देवता के शिखर तक पहुंच जाती है तो उसका करीबी मुकाबला उसकी मानसिक शक्ति से ज्यादा कमजोर नहीं होगा। अब इतना शक्तिशाली लुओ फैंग अत्याधुनिक उपकरणों के एक सेट के साथ एक बार फिर से मिस्ट द्वीप में प्रवेश कर गया। कई विलो शाखाएं जिन्होंने एक बार लुओ फैंग को मिस्ट द्वीप से पीछे हटने के लिए मजबूर किया था, अब उनका कुछ नहीं कर सकती। यहाँ तक कि जैसे ही लुओ फैंग के अनगिनत उड़ने वाले चाकू घूमे, विलो शाखाएं जिनकी कठोरता लगभग क्रोम मिश्र धातु के बराबर थी और जिनकी कठोरता सामान्य धातुओं से कहीं अधिक थी, एक के बाद एक कट गईं। एक बहुत ही कठिन लड़ाई के बाद लुओ फैंग ने मिस्ट द्वीप के किनारे पर सभी बड़े विलो पेड़ों को हरा दिया। जल्द ही लुओ फैंग ने विलो पेड़ के अवशेषों में सार की खोज की जो विलो दिल है। ये लियू मक्सिन है। लुओ फैंग थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। वान चेन द्वारा उन्हें दिए गए 10,000 साल पुराने लियू मक्सिन की बदौलत उनकी ताकत में कई गुना सुधार हो सका। अब उसने स्वाभाविक रूप से एक नजर में लियू मक्सिन की असली पहचान ली। हालांकि ये विलो दिल मुझे यह एहसास दिलाते हैं कि वे उस दिल से थोड़े कमतर हैं जो भाई वान ने मुझे दिया था। मूल्य बहुत कम होना चाहिए। लुओ फैंग ने अपने दिल में ऐसा सोचा, लेकिन इस समय उन्हें निराशा महसूस नहीं हुई क्योंकि ये द्वीप स्पष्ट रूप से सरल नहीं था और वहां इस तरह के कई पौधे हो सकते हैं। जैसा कि लुओ फैंग को उम्मीद थी, उसे इसमें कई अन्य जंगम पौधे मिले और उन्हें मारने के बाद लुओ फैंग को विलो हॉट जैसे कई खजाने भी मिले। बड़ी संख्या में लड़ाइयों ने लुओ फैंग को अपनी तेजी से बढ़ती ताकत के साथ तालमेल बिठाने में सक्षम बनाया और उन्होंने काफी प्रगति भी की। हालांकि वान चेन जो लुओ फैंग पर ध्यान दे रहे थे, इस समय भौहें चढ़ गईं। ये सामने छोटे से द्वीप पर है। लुओ फैंग ने इसे छिपाया नहीं। वह अब मिस्ट आइलैंड के केंद्र को विकसित नहीं कर सका क्योंकि इसमें बहुत अधिक पौधे थे। अब लुओ फैंग बमुश्किल इसमें प्रवेश करके अपनी रक्षा कर सका। इस मामले में लुओ फैंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के ये कहा। दुर्भाग्य से वान चेन को द्वीप में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि एक पल सोचने के बाद वान चेन ने आगे कहा, यदि आप द्वीप को विकसित नहीं कर सकते हैं तो मैं इसे विकसित करने में आपकी मदद करने के लिए किसी से संपर्क करूंगा। विकसित किए गए खजाने में से आधा आपका होगा। उसके बारे में क्या ख्याल है? आधा? लुओ फैंग थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसे बिना कुछ किए ही आधा खजाना मिल सकता था। क्या दुनिया में ऐसी कोई अच्छी चीज है? जब तुम युद्ध के देवता से आगे निकल जाओ और युद्ध के देवता से परे प्राणी बन जाओ तो वापस आ जाओ और ये सभी खजाने तुम्हारे हो जाएंगे। अगर मैं अभी उनमें से आधा तुम्हें दे दूं तो तुम्हें नुकसान होगा। इसके बजाय वान चेन मुस्कुराए। वान चेन ने कुछ नहीं कहा। मुस्कुराने के बाद उसने नंबर 1 से हॉन्ग से संपर्क करने में मदद करने के लिए कहा। वान चेन के हाथ में डिटेक्टर की शक्ति से उसके लिए हॉन्ग से संपर्क करना आसान हो जाएगा। इस समय हॉन्ग एक्सट्रीम मार्शल आर्ट स्कूल मुख्यालय में लौट आया है क्योंकि उसे एलियन वान चेन मिल गया है। वह अब ट्रेनिंग रूम में अपनी निशानेबाजी का अभ्यास कर रहे हैं। दक्षिण मध्य ऑस्ट्रेलिया। मैं बाद में आपकी सहायक इंटेलिजेंस को स्थान भेजूंगा, लेकिन हमें ये स्पष्ट करना होगा कि आपको यहाँ पाए गए खजाने का 50% इस स्थान के खोजकर्ता को देना होगा। वान चेन ने कहा। खोजकर्ता? हान ने थोड़ा सिर हिलाया। वह तुरंत समझ गया कि इस जगह की खोज वान चेन ने नहीं बल्कि किसी और ने की थी। जल्द ही वान चेन ने संचार काट दिया और एक पल सोचने के बाद हॉन ने खुद जाकर देखने का फैसला किया। आखिरकार ये पहली बार था कि विदेशी एलियन वान चेन ने उनसे संपर्क किया, इसलिए निश्चित रूप से उन्हें इसे गंभीरता से लेना होगा। निर्णय लेने के बाद हॉन ने तुरंत अपने 3 निजी गार्डों बीस्ट और आइसबर्ग में से 2 को लिया और पृथ्वी पर एकमात्र हुंगहुआन श्रेणी के लड़ाकू विमान में सवार हो गया और तेजी से ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप की ओर उड़ गया। हॉन बहुत तेज था। जिस समय वान चेन ने उन्हें सूचित किया, दूसरी पार्टी आधे घंटे से भी कम समय में पहुंच गई। वह व्यक्ति है। लुओ फैंग ने दूर से उन 3 लोगों को देखा जो लड़ाकू विमान से नीचे आ रहे थे और उसकी नजर तुरंत अग्रणी व्यक्ति पर केंद्रित हो गई। बार लुओ फैंग चौंक गया, लेकिन जब उसने वान चेन को आगे बढ़ते देखा तो वह एक पल के लिए झिझका और फिर जल्दी से उसके पीछे चला गया। श्री वान, हॉन ने उसका अभिवादन किया और लुओ फैंग की ओर सिर हिलाया। यह लुओ फैंग को यहाँ देखना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। वान चेन ने पहले कहा था कि किसी और ने उस अच्छी जगह की खोज की थी, इसलिए हॉन ने अनुमान लगाया कि खोजकर्ता लुओ फैंग हो सकता है। तुम्हें पता है, हॉन्ग और लेई शेन ने लुओ फैंग की असामान्यता के माध्यम से वान चेन की पहचान की खोज की। जांच के दौरान उन्हें स्वाभाविक रूप से एहसास हुआ कि वान चेन लुओ फैंग को बहुत महत्व देते थे। ये देखकर हॉन्ग और लेई शेन स्वाभाविक रूप से बहुत खुश हुए। वान चेन पृथ्वी से नहीं थे, लेकिन लुओ फैंग एक वास्तविक पृथ्वीवासी थे। यदि वान चेन के मार्गदर्शन में लुओ फैंग तेजी से बड़ा हो सका तो ये पृथ्वी के लिए बहुत अच्छी बात होगी। लुओ फैंग, मैंने बहुत समय पहले आपका नाम सुना था। हॉन्ग ने मुस्कुराते हुए पूछा। आप वही हैं जिसका उल्लेख श्री वान ने किया था, जिसने उस अच्छी जगह की खोज की थी, है ना? उस जगह पर बड़ी संख्या में पौधे हैं। वान चेन ने टोका और निश्चित रूप से अगले ही पल हॉन्ग के चेहरे पर दिलचस्पी का संकेत दिखाई दिया। बेशक हॉन्ग, आप पहले से ही छठी ग्रह स्तर पर हैं। कुछ पौधों की आत्माओं का उपयोग केवल आपकी युवा पीढ़ी को प्रशिक्षित करने के लिए किया जा सकता है। वान चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन चूंकि मैंने विशेष रूप से आपको यहाँ आने के लिए कहा है, मुझे यकीन है कि मैं आपको खाली हाथ नहीं लौटने दूंगा। अगर 100 मिट्टी के सिक्के जमीन पर गिर जाएं, हॉन्ग, क्या आप उन्हें उठाने के लिए नीचे झुकेंगे? वान चेन ने मुस्कुराते हुए पूछा। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। हान ने कुछ नहीं कहा, उसने बस अपना सिर हिला दिया। अगर उसने इसे उठाया भी तो वह इसे उठाने की सुविधा के लिए ही ऐसा करेगा। यह संभव है कि वह 100 पृथ्वी सिक्कों के मूल्य के लिए ऐसा करेगा। मुझे बस इतना ही कहना है। यह आप लोगों को तय करना है कि आपकी किस्मत कितनी अच्छी है, वान चेन ने कहा और फिर वह लुओ फैंग की ओर मुड़ा और कहा, लुओ फैंग, उन पौधों की आत्माओं को अपने हाथ में रखना बेकार है। आप उन्हें मास्टर होन को भी बेच सकते हैं। उसके हाथ में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। अच्छा, लुओ फैंग ने पलकें झपकाई, लेकिन फिर उसने सिर हिलाया। वान चेन और लुओ फैंग के बीच अभी हुई बातचीत से वह पहले से ही जानता था कि उसने जो खजाने प्राप्त किए थे उन्हें वास्तव में पौधों और पेड़ों की आत्माएं कहा जाता था। पुकारना। वान चेन ने और कुछ नहीं कहा। उसका चेहरा धुंधला हो गया और वह मौके से गायब हो गया। मास्टर, भाई वान ने अभी क्या कहा? लुओ फैंग ने हॉन्ग की ओर देखा। कोई जल्दी नहीं, मेरे फाइटर के पास आओ और हम धीरे धीरे बात करेंगे। हॉन्ग ने सिर हिलाया और फिर वह लुओ फैंग को अपने लड़ाकू विमान में वापस ले आया। हॉन्ग वास्तव में लुओ फैंग से बात करना चाहता था। वह जानता था कि लुओ फैंग वान चेन से बहुत परिचित था, लेकिन उसने लुओ फैंग से संपर्क करने की कोशिश नहीं की क्योंकि वह वान चेन के विचारों के बारे में चिंतित था। अब जब उसे अंततः मौका मिल गया तो स्वाभाविक रूप से उसे लुओ फैंग के साथ अच्छी बातचीत करनी पड़ी। उदाहरण के लिए, लुओ फैंग की मुलाकात वान चेन से कैसे हुई, वान चेन अपने दैनिक जीवन में कैसा है, आदि। वास्तव में लुओ फैंग के पास भी कई प्रश्न थे जो वह हॉन्ग से पूछना चाहता था। अपनी पिछली धारणा के अनुसार हॉन्ग दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी था। हालांकि जब से वान चेन प्रकट हुए, लुओ फैंग के मन में यह धारणा टूट गई क्योंकि वान चेन के विभिन्न प्रदर्शन और भी अविश्वसनीय थे।
इसके अलावा लुओ फैंग ने यह भी पाया कि जब वान चेंग पहले हॉन के साथ संवाद कर रहे थे, हालांकि उन दोनों ने केवल कुछ शब्द ही स्पष्ट रूप से कहे थे, वान चेंग ने स्पष्ट रूप से प्रमुख स्थान ले लिया था। इन सभी कारणों ने मिलकर लुओ फैंग को वान चेंग की पहचान के बारे में उत्सुक बना दिया। लुओ फैंग द्वारा कई सवालों के जवाब देने के बाद जो हॉन जानना चाहता था, लुओ फैंग ने भी अपने मन में सवाल पूछे। आप इसका अनुमान नहीं लगा सकते क्योंकि आप पर्याप्त नहीं जानते हैं। हॉन ने भावुक होकर कहा, मैं तुम्हें इस ब्रह्मांड के बारे में बताता हूँ। जगत। लुओ फैंग थोड़ा भ्रमित था। ये ब्रह्मांड तक कैसे पहुंचा? निश्चित रूप से हमें ब्रह्मांड के बारे में बात करनी है। आखिरकार श्री वांग संभवतः एक एलियन है। हान हंसा। मेरी बात सुनो। हॉन ने धीरे धीरे लुओ फैंग को समझाया कि वह क्या जानता है। एक पल के लिए लुओ फैंग को लगा कि उसका विश्व दृष्टिकोण थोड़ा बिखर गया है। निस्संदेह ये थोड़ा सा ही था। लुओ फैंग की नई चीजों को स्वीकार करने की क्षमता अभी भी बहुत मजबूत थी। बाबाटा आसानी से लुओ फैंग को विरासत नहीं सौंपना चाहते थे और वान चेंग भी अवाक थे। हालांकि उन्होंने हान को विशेष रूप से बताया था कि द्वीप के नीचे अच्छी चीजें थी। जब तक हॉन उत्सुक था, आगे जो होगा वह डेवोरिंग द स्टार्स जैसा नहीं होगा। 1.5 साल बाद तक पृथ्वी पर कई ताकतों ने धूमिल द्वीप की असामान्यता पर ध्यान नहीं दिया। हॉन के 2 निजी गार्ड हार गए और उन्हें शर्मिंदगी में भागना पड़ा। वहां वास्तव में एक मो ह्यून बेल पृथ्वी पर। जबकि हॉन सोच रहा था कि क्या ये वही खजाना है जिसका वान चेंग ने उल्लेख किया था, उसने मो ह्यून बेल को वश में करने की पूरी कोशिश की। श्री वांग ने जिस खजाने का उल्लेख किया है वह भूमिगत है। क्या जमीन के नीचे ऐसे खजाने हो सकते हैं जो मो ह्यून बेल से भी ज्यादा कीमती हों? ऐसा नहीं है कि हॉन को वान चेंग की कई बातों पर कभी संदेह नहीं हुआ, लेकिन अब जब मो ह्यून बेल सबूत के रूप में सामने आए और वान चेंग की ताकत वास्तव में अथाह थी, हॉन ने वान चेंग की बातों पर विश्वास करना शुरू कर दिया। चूंकि हॉन ने इतने सारे लोगों को संगठित किया था, इसलिए ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप पर एक्सट्रीम मार्शल आर्ट स्कूल की गतिविधियां छोटी नहीं थी। जल्द ही पृथ्वी के 5 प्रमुख देशों HR अलायंस और थंडर मार्शल आर्ट स्कूल सभी को इसके बारे में पता चल गया। हॉन कभी भी अकेले खाना पसंद करने वाला व्यक्ति नहीं रहा। उन्होंने सीधे तौर पर खुलासा किया कि एक्सट्रीम मार्शल आर्ट स्कूल क्या कर रहा है। एक समय में पृथ्वी पर सभी प्रमुख सेनाओं ने बड़ी संख्या में स्वामी भेजे और वे सभी कोहरे द्वीप के नीचे अन्वेषण करने गए। वास्तव में जो लोग यहाँ घूमने आ सकते हैं वे सभी मजबूत हैं, क्योंकि किरिशिमा के चारों ओर एक नदी है और नदी के भीतर घनी आबादी वाले राक्षस हैं। हालांकि यह नदी एक अंतर्देशीय नदी है, लेकिन इसमें मौजूद राक्षस समुद्र की तुलना में अधिक घने हैं। इस मामले में यहाँ तक कि उच्च स्तरीय युद्ध देवता जो काले भगवान से लेस नहीं है, वे भी प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करते हैं। दूसरी ओर एक्सट्रीम मार्शल आर्ट स्कूल द्वारा द्वीप का पता लगाने के बाद लुओ फैंग भी यही रुके। लुओ फैंग ने मिस्ट द्वीप से जो अधिकांश पौधे स्पिरिट उठाए थे, उन्हें हॉन को बेच दिया गया है। इसके अलावा लुओ फैंग को उन पौधों की आत्माओं का भी 50% हिस्सा प्राप्त है जिन्हें हॉन ने मिस्ट द्वीप से चुना था। इस समय लुओ फैंग को बहुत अमीर कहा जा सकता है, कम से कम डेवोरिंग द स्टार में उसी अवधि की तुलना में बहुत अधिक अमीर। इसलिए लुओ फैंग ने सीधे हॉन से ब्लैक गॉड हथियारों के एक सेट का आदान प्रदान किया। बेशक ब्लैक गॉड आर्मर के अलावा लुओ फैंग ने हॉन से कई अन्य खजानों का भी आदान प्रदान किया, जैसे कि बुद्धिमान लड़ाकू जेट, स्काई शटल, विशेष रूप से मनोविज्ञानियों के लिए एक हथियार इत्यादि। दूसरे, हॉन लुओ फैंग पर विशेष ध्यान देता है। वह अक्सर लुओ फैंग के साथ बातचीत करने के लिए आता है और कभी-कभी उसे सलाह भी देता है। बेशक हालांकि लुओ फैंग की ओर हॉन के ध्यान ने कई सांसदों का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन किसी को आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि लुओ फैंग खुद एक्सट्रीम मार्शल आर्ट स्कूल के सदस्य थे और वह युवा थे, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि उन्हें महत्व दिया गया था। वास्तव में हॉन ने जानबूझकर लुओ फैंग पर अपना ध्यान दिखाया क्योंकि उसे डर था कि लुओ फैंग पर अन्य लोगों द्वारा हमला किया जाएगा। लुओ फैंग न केवल स्वयं एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, बल्कि उनका वान चेंग के साथ भी बहुत करीबी रिश्ता था। उसका भविष्य आशाजनक था। चाहे किसी भी पहलू से हो, हॉन कभी नहीं चाहेगा कि लुओ फैंग के साथ कोई दुर्घटना हो। वाह, थोड़ी देर के लिए गुस्सा निकालने के बाद ली याओ काई अंततः कुछ कमजोरी के साथ गंदे सोफे पर बैठ गई। बेशक विनिना को लुओ फैंग याद था, लेकिन जब योद्धा टीम ने उसे खबर सुनाई तो उन्होंने कोई निश्चित सबूत नहीं दिया, इसलिए वह इसकी पुष्टि करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी। लेकिन समस्या यह है कि लुओ फैंग ने पिछली बार घर लौटने के बाद कभी भी यंगजहौ शहर नहीं छोड़ा है, जिससे विनिना और ली याओ के पास लुओ फैंग का परीक्षण करने का कोई मौका नहीं है। लेकिन उन्हें कोई जल्दी नहीं थी। आखिरकार उनकी नजर में लुओ फैंग सिर्फ एक नवागंतुक था जो अभी आधे साल के लिए योद्धा बना था। वे निश्चित रूप से प्रतीक्षा कर सकते थे। अब विनिना की राय में अवसर आ गया है। मौत। ली याओ ने अपना सिर हिलाया। ये वह खबर है जो वरिष्ठ यान हाई ने मुझे बताई थी, एक नजर डालें। ली याओ ने विनिना के संचारक को कुछ जानकारी भेजी। उद्धरण चिन्ह। विनिना ने लुओ फैंग की जानकारी को देखा और जल्द ही उसके चेहरे पर अविश्वास का संकेत दिखाई दिया। युद्ध के अजेय देवता, ब्लैक गॉड सूट, सबसे ताकतवर आदमी हॉन द्वारा मूल्यवान प्रतिभा। क्या सीनियर यान हाई ने गलती की? विनिना ने ऊपर देखा और पूछा। तस्वीरें हैं, वे गलत कैसे हो सकती हैं? ली याओ ने अपनी मुठ्ठियां कसकर भींच ली। लुओ फैंग ने जो ताकत और संसाधन दिखाए थे, उसने उसे शक्तिहीन महसूस कराया। ये कैसे संभव है? विनिना ने सिर हिलाया। वह इस खबर को स्वीकार नहीं कर सकी। ली याओ भी चुप रहे। अब ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप में जाओ और उसके खिलाफ साजिश रचने का मौका ढूंढो, विनिना ने कहा। इसके अलावा लुओ फैंग स्वयं एक अध्यात्मवादी हैं और उनके पास ब्लैक गॉड सूट भी है। मैं उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचने के लिए क्या उपयोग कर सकता हूँ? मैं गठबंधन के माध्यम से आपके लिए खजाना खरीदूंगा ताकि आपकी चोटी ठीक हो सके जल्दी, विनिना ने कहा। ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप पर जाओ। यदि आपको अवसर मिले तो कार्रवाई करें। यदि आपको कोई अवसर नहीं मिलता है तो बस इसे सहें। जब तक आप एक ऐसे प्राणी बन जाते हैं जो युद्ध के देवता से भी आगे निकल जाता है, आशा है। विनिना उसे मनाती रही। हालांकि वह ये भी चाहती थी कि लुओ फैंग का परिवार मर जाए, लेकिन ये केवल एक अंतिम उपाय था। यदि योद्धाओं के बीच की नफरत ने उसके परिवार को प्रभावित किया तो ये दुनिया भर के योद्धाओं को दुश्मन बनाने के बराबर होगा। एक बार पता चलने पर यह लगभग निश्चित हो जाएगा कि वह मर जाएगा। मैं तैयार होकर जाऊंगा, विनिना ने कहा और फिर वह तेजी से कमरे से बाहर चली गई। उद्धरण चिन्ह। यान हाई से मदद मांग रहा हूं। केवल 3 दिनों की तैयारी के बाद ली याओ HR अलायंस के माध्यम से ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप में आए और दुनिया के अधिकांश सबसे मजबूत लोगों को शामिल करते हुए इस प्रमुख ऑपरेशन में भाग लिया। ली याओ की ताकत अभी भी कमजोर नहीं है और उनके पास ब्लैक गॉड सूट भी है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से भाग लेने के लिए योग्य हैं। ली याओ के ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के कुछ ही समय बाद उन्होंने लुओ फैंग को देखा। अपने बेटे को मारने वाले दुश्मन का सामना करते हुए ली याओ केवल आंखें मूंदने और लुओ फैंग को न जानने का नाटक करने का विकल्प चुन सकते थे। लेकिन दुर्भाग्य से ली याओ को यह नहीं पता था कि लुओ फैंग को वान चेंग के माध्यम से पहले से ही बहुत सी बातें पता थी। इस समय ली याओ ने उसे न जानने का नाटक किया, जिससे लुओ फैंग को संदेह हुआ।
लुओ फैंग ने भी तुरंत अपने दिल में पुष्टि की कि ली याओ उसके लिए आ रहे थे। एक पल के लिए लुओ फैंग भी सतर्क हो गया। बाघ की खोज में अकेले रहने से बचने के लिए उन्होंने एक्सट्रीम मार्शल आर्ट स्कूल के अन्य योद्धाओं के साथ मिलकर काम करने की पूरी कोशिश की। हालांकि लुओ फैंग ली याओ से नहीं डरते थे, उन्हें ये भी डर था कि दूसरी पार्टी कुछ गंदी चालें खेलेगी। लुओ फैंग की सावधानी के तहत ली याओ को स्वाभाविक रूप से कोई मौका नहीं मिला। अंत में ली याओ ने इसे आजमाने के लिए अपने वरिष्ठ यान हाई को ढूंढने का फैसला किया, जिन्होंने हमेशा उनका समर्थन किया था। यान हाई एक बूढ़ा आदमी है जिसके कुछ बुरे बाल हैं, लेकिन वह अच्छी आत्माओं में है। जब ली याओ ने यान हाई को देखा तो वह किरिशिमा के पास एक तंबू में इत्मीनान से चाय पी रहा था। छोटे गिद्ध, तुम असमंजस की स्थिति में हो। यान हाई ने ली याओ के लिए एक कप चाय डाली और धीरे से कहा, चिंतित मत होइए, पहले अपने आप को शांत करो। मुझे आपको शर्मिंदा करने के लिए खेद है वरिष्ठ, ली याओ ने कहा, और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जल्द ही ली याओ की आभा पूरी तरह से शांत हो गई। ली याओ को अपनी भावनाओं को इतनी तेजी से समायोजित करते देख यान हाई ने चुपचाप अपने दिल में सिर हिलाया। वह ली याओ को लेकर हमेशा आशावादी रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि ली याओ को युद्ध के देवता से आगे निकलने और एक ऐसा प्राणी बनने की आशा है। क्या आप जानते हैं कि प्रथम अध्यक्ष होंग आपके द्वारा उल्लिखित लुओ फैंग को बहुत महत्व देते हैं? यान हाई ने पूछा। वरिष्ठ, मुझे पता है कि मेरा अनुरोध बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। ली याओ ने आगे कहा, अपनी ताकत के साथ जब तक आपको मौका मिलेगा लुओ फैंग को मारने में केवल एक पल लगेगा। जब तक आप मदद करने को तैयार हैं, विनिना और मैं वर्षों से जमा की गई सारी संपत्ति आपको देने को तैयार हैं। ली याओ ने कुछ नहीं कहा, वह समझ गया कि यान हाई ने जो कहा वह सच था। यान हाई पृथ्वी पर संसद के कुछ शक्तिशाली सदस्यों में से एक थे और वह एचआर अलायंस के उपासक भी थे। आखिरी चीज जिसकी उसके पास कमी थी वह थी पैसा। इसलिए ली याओ को शुरू से ही पता था कि इस बार यान हाई से मदद मांगने में उनकी सफलता की संभावना बहुत कम थी। अब जब यान हाई ने मना कर दिया तो उसने बोलना जारी नहीं रखा, क्योंकि वह जानता था कि इससे अधिक कुछ भी कहना बेकार होगा। हालांकि जब ली याओ अलविदा कहने ही वाले थे, यान हाई ने अचानक विषय बदल दिया और धीरे से कहा, हालांकि यदि आप ऐसा समय पा सकते हैं जब लुओ फैंग एक दूरस्थ स्थान पर अकेले हों, तो मैं एक बार आपकी मदद कर सकता हूँ। वरिष्ठ, ली याओ ने अविश्वास से यान हाई की ओर देखा। जाओ। यान हाई का इरादा इससे अधिक कहने का नहीं था, समझे? ली याओ ने सिर हिलाया और साथ ही वह उत्साह से बाहर चला गया। हालांकि लुओ फैंग को अकेले ढूंढना आसान नहीं है, खासकर बहुत दुर्गम स्थान पर, फिर भी यह एक उम्मीद है। अचानक ली याओ, जो लगभग निराशा में थी, को लगा कि पूरी दुनिया बेहतर हो रही है। दूसरी तरफ ली याओ को जाते हुए देखकर यान हाई ने चुपचाप चाय पी ली। इस समय वह क्या सोच रहा था, ये केवल वही जानता था। यान हाई के आश्वासन के साथ ली याओ ने कुछ समय के लिए गुप्त रूप से लुओ फैंग की गतिविधियों पर नजर रखी, लेकिन दुर्भाग्य से कई दिनों तक ली याओ अवसर खोजने में विफल रहे। लेकिन जल्द ही अचानक मू या क्रिस्टल नामक एक खजाना मिल गया प्रकट हुआ, जिसने किरिशिमा के पहले से ही अस्त व्यस्त भूमिगत को और भी अधिक अस्त व्यस्त कर दिया। इसलिए हालांकि ली याओ सतह पर हर किसी की तरह खजाने की खोज कर रहा था, वास्तव में वह अधिक गुप्त रूप से लुओ फैंग पर ध्यान दे रहा था। इस बार ली याओ को लगा कि भगवान वास्तव में उसकी तरफ थे। किसी कारण से लुओ फैंग, जो काफी सतर्क था, अब जमीन के अंदर तक एक भूमिगत नदी का पीछा कर रहा था। ये सुदूर और सुनसान था, शुरुआत करने के लिए एक आदर्श स्थान। बेशक ली याओ को लगा कि लुओ फैंग की किस्मत भी काफी अच्छी थी, क्योंकि उन्होंने पाया कि लुओ फैंग ने रास्ते में बहुत सारे लकड़ी के क्रिस्टल उठाए थे। बिना किसी हिचकिचाहट के ली याओ ने सीधे यान हाई से संपर्क किया और अपील बढ़ाने के लिए ली याओ ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि लुओ फैंग ने बहुत सारे लकड़ी के क्रिस्टल उठाए हैं। हालांकि यान हाई ने पहले ली याओ से वादा किया था, वह म्यूया क्रिस्टल की खोज में एक महत्वपूर्ण क्षण में था। वह वहां जाने की योजना नहीं बना रहा था। आखिरकार कोई भी वादा म्यूया क्रिस्टल जितना कीमती नहीं हो सकता है, जो संभवतः उसे ग्रह स्तर के तीसरे स्तर तक पहुंचने की अनुमति दे सकता है। लेकिन जब यान हाई ने ली याओ को ये कहते हुए सुना कि लुओ फैंग ने बहुत सारे म्यूया क्रिस्टल उठा लिए हैं, तो उसने तुरंत अपना विचार बदल दिया। क्या आप निश्चित हैं कि उसने बहुत सारे म्यूया क्रिस्टल उठाए हैं? यान हाई ने जल्दी से पूछा। ठीक है, मेरे आने का इंतजार करो। यान हाई ने तुरंत निर्णय लिया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ली याओ ने एक पल के लिए उत्सुकता से इंतजार किया और जल्द ही यान हाई, जो ब्लैक गॉड सूट में लिपटा हुआ था, वहां पहुंच गया। इस समय यान हाई ने जानबूझकर अपने शरीर के आकार को समायोजित किया और उसका पूरा शरीर ब्लैक गॉड सूट में लिपटा हुआ था। यहाँ तक कि जो लोग उससे सबसे अधिक परिचित थे, वे भी यह नहीं पहचान पाएंगे कि यह व्यक्ति यान हाई है। लोग कहाँ हैं? यान हाई ने कर्कश आवाज में पूछा। ये वही नीचे है। ली याओ ने अपनी उत्तेजना दबा दी और गहरी आवाज में कहा, मेरे पीछे आओ। यान हाई ने सिर हिलाया और वह तुरंत तेज गति से नीचे की ओर उड़ गया। ये देखकर ली याओ ने स्वाभाविक रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के इसका अनुसरण किया। एक क्षण बाद दोनों एक विशाल भूमिगत स्थान पर आए, जो एक गुफा जैसा दिखता था, लेकिन वह खाली था। जहां तक लुओ फैंग की आकृति का सवाल है, उसका कोई निशान भी नहीं था। क्यों नहीं? ली याओ को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। यान हाई घबराया नहीं, उन्होंने बहुत शांति से बात की। हाँ, ली याओ ने सिर हिलाया और फिर भी दोनों गुफा में ध्यान से खोजने लगे। ली याओ और यान हाई को नहीं पता था कि इस विशाल गुफा के केंद्र में एक अदृश्य अंतरिक्ष यान है और लुओ फैंग इस समय इस अंतरिक्ष यान पर थे। दूसरे शब्दों में लुओ फैंग बिना किसी विचलन के यहाँ पहुंचने में सक्षम होने का कारण अंतरिक्ष यान पर बुद्धिमान जीवन बाबाटा का मार्गदर्शन था। इस समय लुओ फैंग बाबाटा से पहले ही मिल चुके थे। कुछ दिन पहले होम गैंग ने लुओ फैंग के विश्व दृष्टिकोण को ताजा करते हुए ब्रह्मांड के बारे में ज्ञान को लुओ फैंग में लोकप्रिय बनाया था। अब बाबाटा ने लुओ फैंग को एक नया विश्व दृष्टिकोण दिया है। लुओ फैंग के सामने विशाल ब्रह्मांड प्रकट हुआ। हालांकि उसमें चीजों को स्वीकार करने की प्रबल क्षमता थी, फिर भी उस समय उसे थोड़ा चक्कर आ रहा था। उसी समय हुआक्सिया देश में जियांगन बेस सिटी के मिंग्यू समुदाय में आखिरकार अंदर आ गया। मेरा मार्गदर्शन इसके लायक था। वांग चेंग सोफे पर पीछे झुक गया और गहरी आह भरी। दरअसल वांग चेंग ने नंबर 1 को किरिशिमा के पास की घटनाओं पर नजर रखने के लिए कहा था। नंबर 1 की पता लगाने की क्षमता के साथ वहां जो कुछ भी हुआ वह स्वाभाविक रूप से वांग चेंग की आंखों से छिपा नहीं रह सका। ये बाबाटा काम करने में बहुत धीमा है। वांग चेंग ने पहले ही लुओ फैंग को अपने सामने रख दिया था, लेकिन फिर भी लुओ फैंग को हुआनबो का उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लेने में उन्हें इतना समय लग गया। अगला कदम लुओ फैंग के वापस आने का इंतजार करना है, वांग चेंग ने चुपचाप अपने दिल में सोचा। हालांकि इस समय वांग चेंग को कुछ नजर आया और उसने अचानक उस कमरे की ओर देखा जहां जियांग मिंग्यू था। अच्छी चीजें जोड़ियों में आती हैं। वांग चेंग थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन उसने संकोच नहीं किया। वह जल्दी से जियांग मिंग्यू के कमरे में आया और दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर चला गया। इस समय बड़ा कोकून जिसने पहले जियांग मिंग्यू को कसकर लपेटा था, उसमें छोटी छोटी दरारें दिखनी शुरू हो गई थी। वांग चेंग की नजर में ये दरारें और अधिक बढ़ती गईं।
अंततः उछाल बैंगनी कोकून पूरी तरह से बिखर गया और वान चेन की नजर में एक मुड़ी हुई आकृति दिखाई दी। इस समय जियान मिंग्यू की उपस्थिति अभी भी मूल रूप से एक पृथ्वीवासी की तरह ही थी। एकमात्र बड़ा अंतर यह था कि वह कान बहुत नुकीले हो गए थे और उसके पीछे कुछ हद तक पारदर्शी पंखों के 2 जोड़े दिखाई दिए। पंखों के दोनों जोड़े बहुत छोटे हैं, प्रत्येक जोड़ा आधे मीटर से भी कम लंबा है। वान चेन ने अनुमान लगाया कि इनका उपयोग उड़ान के लिए नहीं किया जाता है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इस समय जियान मिंग्यू ने भी अपनी आंखें खोली। भाई चेंग, जियान मिंग्यू ने पहली नजर में वान चेन को अपनी ओर देखते हुए देखा। उसने अपना घुंघराले शरीर को फैलाया और तेजी से खड़ी हो गई। ऐसा लगता है कि मुझे आपको बधाई देनी होगी, आपने शक्ति और सुंदरता दोनों प्राप्त कर ली है। वान चेन ने जियान मिंग्यू की ओर देखा और कुछ प्रशंसा के साथ कहा। उपस्थिति जियान मिंग्यू थोड़ा स्तब्ध था। बाद में जब तुम आईने में देखोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। वान चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने कपड़े बदलो, मैं नीचे तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है। जियान मिंग्यू ने सिर हिलाया और वान चेन अधिक समय तक नहीं रुके, वह जल्दी से बाहर चले गए। वान चेन के चले जाने के बाद जियान मिंग्यू ने दर्पण में देखने की जल्दी नहीं की। इसके बजाय उसे अपने शरीर में ताकत महसूस हुई। कितनी शक्तिशाली शक्ति है। जियान मिंग्यू ने अपनी मुट्ठी थोड़ी भींच ली और साथ ही वह हवा में मुक्का मारने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। उछाल तेज हवा का एक झोंका आया और एक ही पल में दीवार के एक तरफ एक बड़ा छेद दिखाई दिया। आपको दीवार की मरम्मत के लिए भुगतान करना होगा। नीचे से वान चेन की आवाज आई। समझ गया, जियान मिंग्यू ने उदासीनता से उत्तर दिया। उसने अपनी मुट्ठी देखी और बहुत देर तक गहरी सोच में डूबी रही। वान चेन ने लगभग 10 मिनट तक बाहर इंतजार किया और नंबर 1 से जियान मिंग्यू की वर्तमान स्थिति की जांच करने के लिए भी कहा। जल्द ही वान चेन को जियान मिंग्यू के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल गई। उदाहरण के लिए इस समय जियान मिंग्यू के जीवन स्तर में एक बड़ा परिवर्तन आया था, जैसा कि वान चेन को उम्मीद थी। वह पहले ही ग्रहीय जीवन के 5वें स्तर तक पहुंच चुकी थी। हालांकि मुझे उम्मीद थी कि वह सीधे ग्रह स्तर में बदल जाएगी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह अचानक ग्रह स्तर के 5वें स्तर पर पहुंच जाएगी। वान चेन थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन केवल थोड़ा सा। वान चेन के लिए वास्तव में बहुत अंतर नहीं है, चाहे वह ग्रहीय स्तर 1 हो या स्तर 5। जब वान चेन इंतजार कर रहा था, जियान मिंग्यू जल्दी से बाहर आ गया। उसने एक नई नौकरानी पोशाक पहनी हुई थी, लेकिन नई पोशाक के पीछे 2 स्लिट थे और उसमें से कुछ हद तक पारदर्शी पंखों की एक जोड़ी निकली हुई थी। सौभाग्य से आप एक बदसूरत राक्षस नहीं बने, अन्यथा भले ही मैं अनिच्छुक होता, मुझे नौकर बदलने पर विचार करना पड़ता। वान चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। वान चेन की चिड़न सुनकर जियान मिंग्यू थोड़ा मुस्कुराए, लेकिन फिर उसने गंभीरता से कहा, भाई चेन, मैं किसी को मारना चाहती हूँ। हत्या। वान चेन थोड़ा स्तब्ध था। जो कुछ भी पृथ्वी पर कोई सुराग छोड़ता है वह मूल रूप से नंबर 1 की खोज से बच नहीं सकता है, इसलिए केवल 1 सेकंड से भी कम समय में वान चेन के दिमाग में जानकारी का एक गुच्छा दिखाई दिया। अब आप 5वें ग्रह के स्तर पर हैं। यान हाई को मारना मुश्किल नहीं है। वान चेन मुस्कुराए और जारी रखा, संयोग से मुझे बस ये पता चला कि यान हाई कहाँ है। जियान मिंग्यू, जो 5वें ग्रह स्तर पर है, की शारीरिक फिटनेस लुओ फैंग, जो युद्ध के देवता स्तर पर है, की तुलना में बहुत बेहतर है, इसलिए वान चेन ने जियान मिंग्यू के साथ बहुत तेजी से उड़ान भरी। घर से निकलने के बाद वे 1 मिनट से भी कम समय में ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप पहुंचे। वान चेन ने नंबर 1 से सभी जांचों को रोकने के लिए कहा और वह जियान मिंग्यू को सीधे भूमिगत में ले गया। भूमिगत नदी का अनुसरण करते हुए वान चेन जियान मिंग्यू को 15,000 मीटर भूमिगत ऑस्ट्रेलिया ले आए। काले कपड़े में लिपटा हुआ आदमी यान है। वान चेन ने दूर से खोज रहे यान हाई की ओर देखते हुए सपाट स्वर में कहा, इस बार आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें, भाई चेन। जियान मिंग्यू ने कहा और फिर वह भावहीन चेहरे के साथ यान हाई की ओर उड़ गई। जियान मिंग्यू ने बमुश्किल अपने जानलेवा इरादे को छुपाया, साथ ही उसकी भयावह आभा भी। इस समय यान हाई के शरीर पर बाल तुरंत खड़े हो गए क्योंकि वह धीरे धीरे लुओ फैंग की खोज कर रहा था। कुछ हास्य सम्मेलनों में ये पोशाक बिल्कुल भी अजीब नहीं होगी, लेकिन यहाँ ये बहुत अजीब लगती है। हालांकि जियान मिंग्यू कितना भी अजीब क्यों न हो, यान हाई ने इस समय लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि जियान मिंग्यू ने जो शक्तिशाली आभा और जानलेवा इरादा प्रदर्शित किया था वह नकली नहीं था। मेरे पिता जियान झेंगुओ हैं और मेरी मां हेलन है। यान है, क्या आपको अभी भी याद है? जियान मिंग्यू ने ठंडे स्वर में पूछा। जियान झेंगुओ। नीचे छिपे यान हाई के चेहरे पर सदमे का एक संकेत दिखाई दिया। ब्लैक गॉड सूट। उसने अविश्वास से जियान मिंग्यू को देखा। क्या तुम पहले वाली लड़की हो? यान हाई को 10 साल पहले का एक दृश्य याद आया। उस समय वह अभी आगे बढ़े थे और संसद सदस्य बने थे। ये वह समय था जब वह सबसे महत्वाकांक्षी और उच्च उत्साही थे। उस समय यहाँ तक कि कुछ वयस्कों ने भी उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन लगभग 16 या 17 साल की एक लड़की ने दौड़कर आने की हिम्मत की और कहा कि उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। रुको, तुम्हारे पिता के बारे में कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं। यान हाई कुछ कहना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से जियान मिंग्यू का स्पष्ट रूप से उससे अधिक बात करने का कोई इरादा नहीं था। यान हाई ने अभी अपना मुंह खोला ही था कि जियान मिंग्यू, जो धीरे धीरे उड़ रहा था, अचानक मौके से गायब हो गया। पुकारना। जियान मिंग्यू बिना किसी चेतावनी के यान हाई के पास आ गई और उसने उसे सीधे मुक्का मार दिया। इस मौके में कोई विशेष तकनीक नहीं थी, ये बस एक साधारण सीधा मुक्का था, लेकिन गति इतनी तेज थी कि यान हाई मुश्किल से ही प्रतिक्रिया दे सका। महत्वपूर्ण क्षण में यान हाई ने अपनी बाहें पार कर ली और मुश्किल से मुक्के को रोका, लेकिन उसके पीछे आने वाली हिंसक ताकत ने उसे उड़ा दिया। पफ। यान हाई ने जमकर खून का घूंट उगला और फिर तुरंत दीवार से टकरा गया। 5वें स्तर के ग्रह और दूसरे स्तर के ग्रह के बीच शक्ति का अंतर 8 गुना था। भले ही यान हाई के पास ब्लैक गॉड सूट था, जियान मिंग्यू के मुक्के ने सीधे तौर पर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। हाँ, अब उसका पीछा नहीं किया जा रहा, वह लगभग मर चुका है। छोटा शैतान बाबाटा हंसा। ऐसा लगता है कि तुम भाग्यशाली हो। अभी उसे किसी ने रोका था, लेकिन उसके अपने दुश्मनों ने उसे पकड़ लिया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लुओ फैंग अवाक था। इस अंतरिक्ष यान में आने के बाद उसने जल्दी से हुयानबो की विरासत के बारे में सब कुछ जान लिया। साथ ही बाबाटा ने उन्हें यह भी बताया कि याओ एक ग्रह स्तर के दूसरे स्तर के व्यक्ति के साथ बाहर थे और उन्हें खोज रहे थे। लुओ फैंग स्वाभाविक रूप से अपने प्रति याओ की दुर्भावना को समझते थे, इसलिए उन्हें तुरंत पता चल गया कि यान हाई, जो दूसरे ग्रह स्तर पर था, के भी बुरे इरादे थे। लुओ फैंग के पास खुद यान हाई से निपटने का आत्मविश्वास नहीं था, इसलिए उन्होंने मूल रूप से इस अंतरिक्ष यान में छिपने और बाहर जाने से पहले दोनों के जाने का इंतजार करने की योजना बनाई। मैंने सुना है कि कांग्रेसियों में शायद ही कभी झगड़े होते हैं और उनके बीच संघर्ष में किसी भी कांग्रेसी की मृत्यु नहीं हुई है। इसके अलावा यान हाई दूसरे ग्रह स्तर पर है, उसका शिकार कैसे किया जा सकता है और उसे मारा जा सकता है? लुओ फैंग ने कुछ असमंजस के साथ पूछा। अपने लिए देख लो। बाबाटा ने एक हल्की स्क्रीन पेश की जिस पर जियान मिंग्यू द्वारा यान हाई को बेरहमी से गाली देने का दृश्य था। तारांकन तारांकन। लुओ फैंग थोड़ा चौंका और उसने जियान मिंग्यू को तुरंत पहचान लिया।
क्या आप उसे जानते हो? बाबाता ने उत्सुकता से पूछा। वह मेरे पड़ोसी के घर पर काम करती है। लुओ फैंग ने सोचा कि वान चेन कितना शक्तिशाली था और यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसने अचानक जियांग मिंगयू को इतनी शक्तिशाली ताकत दिखाई। इसकी पीठ पर पंखों का एक जोड़ा क्यों है? लुओ फैंग को जल्द ही कुछ गलत पता चला। ध्यान से सुनो, मेरे स्वामी के गिरने से पहले उन्होंने पृथ्वी के चारों ओर स्थानिक निर्देशांक को छिपाने के लिए एक गुप्त विधि का उपयोग किया था। तार्किक रूप से कहें तो ब्रह्मांड में सामान्य मनुष्य यहाँ नहीं आ सकते हैं। बाबाता ने जारी रखा, हालांकि मुझे नहीं पता कि बाहर उस ब्रह्मांडीय मानव के साथ क्या हो रहा है। तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे स्वामी की विरासत निश्चित रूप से अनगिनत लोगों के बीच लालच पैदा करेगी। बाहर जाने के बाद तुम्हें अच्छी तरह छिपना होगा। वह बहुत बातें करता रहा और सामान्य अर्थ ये था कि लुओ फैंग को छिपा रहना चाहिए और पूरी तरह से मजबूत होने से पहले उसे उजागर नहीं करना चाहिए। हालांकि इस समय लुओ फैंग के हाथ में संचारक अचानक जल उठा और फिर यह स्वचालित रूप से कनेक्ट हो गया। लुओ फैंग, यान हाई को लगभग पीट कर मार डाला गया है। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। बाहर आओ। वांग चेन की आवाज गूंज उठी। एक पल में बाबाता की आवाज अचानक बंद हो गई और लुओ फैंग ने आश्चर्य से पूछा, भाई वांग, आप बाहर आओ और मुझे बताओ, मैं तुम्हें समझाऊंगा। वांग चेन मुस्कुराए और फोन रख दिया। बाहर कोई और है। उसने वास्तव में मुझे दरकिनार कर दिया और आपसे संपर्क किया। बाबाता की आवाज में घबराहट की झलक थी। उनकी पहचान के अनुसार अंतरिक्ष यान के बाहर स्पष्ट रूप से केवल ली याओ, यान हाई और जियांग मिंगयू थे। चौथा व्यक्ति कहां से आया? मेरा पड़ोसी वांग चेंग है। तारांकन उसके लिए काम करता है। लुओ फैंग ने सच कहा। उन्होंने आगे कहा, मैंने नेंगबू द्वीप की खोज की क्योंकि भाई वांग मुझे ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप में ले आए। भाई वांग ने यह भी कहा कि वहां हेंधुन द्वीप के नीचे खजाने। उद्धरण चिन्ह। लुओ फैंग ने जो कहा उसे सुनने के बाद बाबाता थोड़ा परेशान हो गए। दूसरे शब्दों में, लुओ फैंग को अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुनने की योजना किसी ने बनाई होगी। बेशक लुओ फैंग एक ही सांस में सभी संदेहों को इंगित करने में सक्षम था और यह स्पष्ट था कि उसे इस मामले की जानकारी भी थी। बाबाता ने लुओ फैंग की ओर देखा। यदि उसके पास पछताने का मौका होता तो वह वास्तव में आभार मान लेना चाहता था। हालांकि उसके गुरु द्वारा छोड़ी गई एकमात्र आत्मा छाप लुओ फैंग की चेतना के समुद्र में पहले ही प्रवेश कर चुकी थी। हालांकि यह अभी तक पूरी तरह से एकीकृत नहीं हुआ था, वह इसे बाहर नहीं निकाल सका। इसके अलावा बाबाता एक वफादार व्यक्ति भी है। लुओ फैंग पहले ही औपचारिक रूप से उनका शिष्य बन चुका है, इसलिए वह लुओ फैंग को नहीं छोड़ सकता। बेशक मैं बाहर जा रहा हूँ। लुओ फैंग ने एक पल के लिए सोचा और फिर पूछा, वास्तव में भाई वांग ने बहुत समय पहले कहा था कि उन्होंने एक अन्य उद्देश्य के लिए मेरी मदद की। मेरा अंतर्ज्ञान मुझे बताता है कि भाई वांग के मन में मेरे प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। क्या आपका अंतर्ज्ञान सटीक है? बाबाता बाहर निकलने के रास्ते के बारे में सोचता रहा और आखिरकार उसे एहसास हुआ कि चाहे कुछ भी हो, उसे पहले बाहर जाकर देखना होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लुओ फैंग के पड़ोसी का उद्देश्य क्या है। इस समय हम इसे केवल वैसे ही निपट सकते हैं जैसे ये होता है। किरिशिमा में 15,000 मीटर भूमिगत क्लिक करें। छिपा हुआ द्वार खुल गया और लुओ फैंग बाहर चला गया। जैसे ही वह बाहर निकला, उसने तुरंत वान चेंग को कुछ ही दूरी पर देखा। इस समय वान चेंग उसकी ओर हाथ हिला रहा था। गहरी सांस लेने के बाद लुओ फैंग वान चेंग की ओर चला गया। आप घबराए हुए लग रहे हैं। वान चेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं ऐसे व्यक्ति जैसा दिखता हूँ जो खजाने के लिए लोगों को मार डालेगा? भाई वान, क्या आप शिक्षक हुयांबो के बारे में जानते हैं? लुओ फैंग ने गंभीरता से पूछा। सीनियर हुयांबो एक बहुत शक्तिशाली अमर है, लेकिन उसकी किस्मत थोड़ी खराब है। वान चेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, पृथ्वी के संसाधनों के साथ आपके लिए बहुत कुछ हासिल करना कठिन होगा। हालांकि वरिष्ठ हुयांबो से विरासत प्राप्त करने के बाद आप तुरंत अन्य पृथ्वीवासियों से अलग हो गए। भाई वांग, आप सचमुच जानते हैं? लुओ फैंग समझ गया, लेकिन वह हैरान भी था। भाई वांग, आपने मुझे आने क्यों दिया? क्योंकि मैं शिष्य नहीं बनना चाहता, बल्कि मैं सीनियर हुयांबो द्वारा छोड़ी गई एक गुप्त पुस्तक चाहता हूँ। आपका और मेरा रिश्ता अच्छा है, इसलिए मैं आपको ये मौका दूंगा। मैंने आपको पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि जानने के बाद आप खामियां उजागर कर देंगे और फिर आपको यह विरासत नहीं मिल पाएगी। वान चेंग ने आधा सच और आधा झूठा स्पष्टीकरण दिया। गुप्त किताब। लुओ फैंग हैरान था। इस समय बाबाता मन ही मन चिल्ला रहे थे, यह आदमी बहुत अहंकारी है। यदि वह स्वयं यहाँ आता तो मैं निश्चित रूप से उसे तुच्छ दृष्टि से देखता। उन्होंने यहाँ तक कहा कि वह मेरा शिष्य नहीं बनना चाहते और वह गुप्त मैनुअल चाहता है। मैं तुमसे कहता हूँ लुओ फैंग, वह सपना देख रहा है। मेरे युनमोक सिंह वंश की गुप्त नियमावली मेरे स्वामी ने बड़े परिश्रम से एकत्र की थी। वे कभी भी दूसरों को नहीं दिए जाएंगे, कभी भी दूसरों को नहीं दिए जाएंगे। लुओ फैंग उसे अपने दिल में मनाने की कोशिश कर रहा था। वान चेंग के स्पष्टीकरण से उसके दिल का सारा तनाव गायब हो गया। उनके मन में सबसे बुरा विचार यह था कि वान चेंग अपने वर्तमान शिक्षक हुयांबो की विरासत हासिल करने के लिए शुरू से अंत तक उनका इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उन्हें गलतफहमी हो गई थी। यदि वान चेंग वास्तव में लोगों को मारना और खजाना चुराना चाहता था, तो अब उसे यह समझाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ये कहा जा सकता है कि वह पूरी तरह से वान चेंग की पदोन्नति के कारण ऐसा अवसर प्राप्त करने में सक्षम था। ये बहुत बड़ा उपकार था। यदि यह स्वयं लुओ फैंग पर निर्भर होता, तो एक गुप्त पुस्तक के बदले में यह उपकार निश्चित रूप से कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन दुर्भाग्य से गुप्त पुस्तक पर लुओ फैंग की राय मायने नहीं रखती है और इस मामले को बाबाता की सहमति की आवश्यकता है। समान स्तर की गुप्त पुस्तक। लुओ फैंग ने संकोच नहीं किया। उन्होंने सीधे तौर पर वान चेंग से बाबाता के अनुरोध को दोहराया। मेरे पास समान स्तर की कोई गुप्त पुस्तक नहीं है। वान चेंग ने अपना सिर हिलाया। 10,000 लाइन्स फ्लो और कंट्रोल स्पेस जैसी गुप्त पुस्तकों में अंतरिक्ष के नियम शामिल हैं। वान चेंग के पास एकमात्र गुप्त पुस्तक है जिसकी तुलना उनसे की जा सकती है, वह है वांगकोंग। हालांकि उन्होंने इनहेरिटेंस क्रिस्टल के माध्यम से वांगकोंग को याद किया। एक निश्चित दायरे तक पहुंचने से पहले वह वांगकोंग को पूरी तरह से दोहरा नहीं सकता। हालांकि वान चेंग समाधान के बिना नहीं थे। उन्होंने सीधे कहा, लेकिन मेरे पास आपके विकास पथ को अब की तुलना में लाखों गुना आसान बनाने का एक तरीका है। भाई वांग, आपका क्या मतलब है? लुओ फैंग अब केवल एक उच्च स्तरीय युद्ध देवता हैं और उनकी मानसिक शक्ति उनकी प्रतिभा से विकसित होती है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उन कठिनाइयों को नहीं समझ सकते हैं जो पृथ्वीवासियों ने विकास में अनुभव की हैं। आप अभी केवल प्रशिक्षु स्तर पर हैं। जब आप भविष्य में ग्रह स्तर पर पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा कि अपने शरीर को विकसित करना कितना कठिन है। उससे पूछे कि वह कौन सी विधि का उपयोग करता है। बाबाता ने जल्दी से कहा। हालांकि लुओ फैंग के पूछने से पहले वान चेंग ने सीधे कहा, मैं सुनहरे सींग वाले जानवर के अंडे के लिए इन दो गुप्त पुस्तकों का आदान प्रदान कर सकता हूँ।
सुनहरे सींग वाले जानवर के अंडे। बाबाटा फट गया। वह क्या है? लुओ फैंग पूछना चाहता था। इस समय बाबाटा अंततः इसे और अधिक नहीं रोक सका। वान चेन की निगाहों के नीचे लुओ फैंग के कंधे पर खून से सनी आंखों और माथे पर दो नुकीले सींगों वाले एक बच्चे की छाया दिखाई दी। अंततः आप मदद नहीं कर सके लेकिन बाहर आ गए। वान चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले मैं अपना परिचय दूं, मैं वान चेन हूँ। बाबाटा ने कहा और फिर उसने तुरंत पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि यह सुनहरे सींग वाले जानवर का अंडा है? बेशक मुझे यकीन है। वान चेन ने हल्के से सिर हिलाया और उसने जारी रखा, क्या आप जानते हैं कि सुनहरे सींग वाले जानवर के अंडे का क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? लुओ फैंग पूछने में मदद नहीं कर सका। इसका मतलब है कि आपको रातों रात पदोन्नत कर दिया जाएगा। बाबाटा ने विस्तार से नहीं बताया। उन्होंने संदेहपूर्वक पूछा, क्या आप वास्तव में इसका उपयोग हमारे साथ व्यापार करने के लिए कर रहे हैं? सुनहरे सींग वाले जानवर का अंडा अब पृथ्वी पर नहीं है और इसे यहाँ ले जाने में कुछ समय लगेगा। आधे साल बाद मैं व्यक्तिगत रूप से सुनहरे सींग वाले जानवर का अंडा लुओ फैंग को सौंपूंगा। वान चेंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, ठीक है, फिर हम आधे साल में सौदा कर लेंगे। बाबाटा ने मन ही मन सोचा, अगर वान चेंग ने सचमुच सुनहरे सींग वाले जानवर का अंडा निकाल लिया तो उसकी 2 गुप्त पुस्तकों का भुगतान वास्तव में कुछ भी नहीं होगा। मुझे एक जमा राशि चाहिए। वान चेंग ने शांति से कहा, कंट्रोलिंग स्पेस एक अपेक्षाकृत दुर्लभ गुप्त पुस्तक है, लेकिन 10,000 थ्रेड्स फ्लो बहुत आम है। पहले मुझे 10,000 धागे प्रवाह दो। ठीक है। बाबाटा ने सीधे सिर हिलाया। उद्धरण चिन्ह। वान चेंग ने आश्चर्य से बाबाटा की ओर देखा। उसने सोचा कि दूसरा पक्ष आसानी से सहमत नहीं होगा। हालांकि उसे यकीन था कि सुनहरे सींग वाले जानवर के अंडे आधे साल में धरती पर आ जाएंगे, लेकिन दूसरों को शायद उसकी बातों पर आसानी से विश्वास नहीं होगा। वान चेंग ने मूल रूप से बाबाटा को मनाने के लिए तर्कों का एक सेट तैयार किया था, लेकिन बाबाटा वास्तव में सीधे सहमत हो गए। फिर मैं हमारे सुखद सहयोग की कामना करता हूँ। वान चेंग हंसे। बाबाटा जीवन भर हुयांबो का अनुसरण करने के योग्य थे। हालांकि उसका स्वभाव खराब था, फिर भी वह जानता था कि चीजों से कैसे निपटना है। मैं 10,000 लाइन्स फ्लो के बारे में जानकारी का एक सेट संकलित करूंगा और कल आपको भेजूंगा। बाबाटा ने और कुछ नहीं कहा। वह सीधे लुओ फैंग के कंधे पर बैठकर गायब हो गया। बाबा, तुम इतनी जल्दी कैसे मान गए? लुओ फैंग भी थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने मूल रूप से सोचा था कि बाबाटा इतनी आसानी से सहमत नहीं होगा और वह उसे मनाने के लिए तैयार था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं मूर्ख हूँ? बाबाटा ने लुओ फैंग के दिल में कहा, ये वान चेंग था है और ऐसा लगता है कि वह मेरे गुरु के बारे में जानता है। तुम मेरे स्वामी के एकमात्र उत्तराधिकारी हो, उसे क्रोधित करने से मुझे क्या लाभ होगा? उसे 10,000 लाइन्स फ्लो गुप्त पुस्तक की एक प्रति देना पहले से ही एक जीत है अगर यह आपको सुरक्षित रख सकती है। जहां तक सुनहरे सींग वाले जानवर के अंडे की बात है, अगर यह सच है तो मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि यह वान चेंग आपकी मदद कर सकता है। मेरी मदद करो। लुओ फैंग हैरान था। आप सुनहरे सींग वाले जानवर के अंडे के मूल्य की कल्पना भी नहीं कर सकते। आप जैसे छोटे आदमी के लिए जो सिर्फ गृह स्तर का है, ऐसी चीज प्राप्त करना संभव भी नहीं है। ये कुछ ऐसा है जिससे ब्रह्मांड में अनगिनत मनुष्य ईर्ष्या करते हैं। बाबाता ने कहा, सुनहरे सींग वाले जानवर के अंडे का क्या उपयोग है? लुओ फैंग ने फिर पूछा, अब तुम्हें बताने से कोई फायदा नहीं। यदि वह वास्तव में भविष्य में सुनहरे सींग वाले जानवर का अंडा प्राप्त कर सकता है तो मुझे आपको बताने में देर नहीं होगी। बाबाता अधिक कहने में बहुत आलसी था। लुओ फैंग ने कितना भी पूछा, उसने एक शब्द भी नहीं बताया। इस समय वान चेंग ने अपना सिर घुमाया और दूर की ओर देखा। उन्होंने अनुमान लगाया कि लुओ फैंग बाबाटा के साथ संवाद कर रहे थे, इसलिए उन्होंने कुछ भी कहने में जल्दबाजी नहीं की। वान चेंग और लुओ फैंग काफी समय से संवाद कर रहे थे। इतने लंबे समय के दौरान जियान मिंग्यू ने पहले ही यान हाई को मार डाला होगा। यहाँ तक कि यान हाई के साथ ली याओ भी प्रभावित हुए और जियान मिंग्यू ने उन्हें मार डाला। मारने के बाद यान हाई और लियाओ, जियान मिंग्यू वहां निश्चल खड़े थे और कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रही थी। इसके बारे में सोचने के बाद वान चेंग चमके और जियान मिंग्यू के सामने आए। भाई चेंग, अब जब तुमने अपना बदला ले लिया है तो तुम इतने दुखी क्यों दिख रहे हो? वान चेंग ने पूछा। ये भी सत्य है, कुछ महीने पहले जियान मिंग्यू अभी भी जंगल में खुद को निखारने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी, मजबूत बनना चाहती थी, लेकिन अब जागने के बाद उसके पास बेहद भयानक ताकत थी जिससे वह आसानी से बदला ले सकती थी। शायद थोड़ी देर बाद सब ठीक हो जाएगा। वान चेंग जियान मिंग्यू नहीं है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जियान मिंग्यू की भावनाओं को नहीं समझ सकता है। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने आगे कहा, हालांकि आपके माता पिता की मृत्यु जल्दी हो गई थी, फिर भी आपके रिश्तेदार जीवित होने चाहिए, है ना? वैसे भी आप पहले भी काफी देर तक सो चुके हैं, इसलिए मैं आपको एक और दिन की छुट्टी दे सकता हूं ताकि आप अपने अन्य रिश्तेदारों से मिल सकें। वान चेंग के शब्दों को सुनकर जियान मिंग्यू ने अपना सिर हिलाया और कहा, मेरा एकमात्र रिश्तेदार मेरा चचेरा भाई है, जिससे मैंने लंबे समय से संपर्क नहीं किया है। हमारे पास देखने के लिए कुछ भी नहीं है। वास्तव में वान चेंग ने थोड़ा सिर हिलाया। जियान मिंग्यू को ऐसा कहते देखकर उसने और कुछ नहीं कहा। सच कहूं तो जियान मिंग्यू के बिना पिछले कुछ समय में उनके जीवन स्तर में बहुत गिरावट आई है। ये सबसे अच्छा होगा यदि जियान मिंग्यू तुरंत वापस आ सके और काम करना जारी रख सके। जियान मिंग्यू ने अपना महान बदला लिया था और वान चेंग ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था। स्वाभाविक रूप से वे दोनों यहाँ अधिक समय तक नहीं रहेंगे। वान चेंग ने जल्दी से जियान मिंग्यू को ले लिया और चुपचाप निकल गया। हालांकि लुओ फैंग रुक गया था, लेकिन अब उसे यहाँ म्यू या क्रिस्टल के बारे में सच्चाई पता थी, इसलिए उसका अब और रुकने का कोई इरादा नहीं था। यहाँ कुछ छोटी मोटी बातें निपटाने के बाद वह जल्द ही वापस जाने के लिए तैयार हो गए। लुओ फैंग की इस बार जियांगन बेस सिटी में वापसी को एक शानदार घर वापसी के रूप में वर्णित किया जा सकता है। वह एक बुद्धिमान लड़ाकू विमान में वापस आए। जैसे ही बुद्धिमान लड़ाकू जेट उतरा, उसने तुरंत पूरे मिंग्यू समुदाय का ध्यान आकर्षित किया। इसके तुरंत बाद जियांगन बेस सिटी एक्सट्रीम मार्शल आर्ट स्कूल के बिग 3 फिर से लुओ फैंग से मिलने आए, क्योंकि लुओ फैंग को अब जियांगन बेस सिटी के इंस्पेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया था। हालांकि लुओ फैंग को अब इनमें से किसी में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्हें हुआनबो की विरासत में मिली और उन्होंने ब्रह्मांड की विशालता के बारे में सीखा। अब उसे ताकतवर बनने में ज्यादा दिलचस्पी थी। तथाकथित इंस्पेक्टर तो महज एक पदवी थी। कुछ मामूली मामलों से निपटने के बाद अगले दिन लुओ फैंग वान चेंग के घर आए और वान चेंग को बाबाटा द्वारा संकलित एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज सौंपा। वान चेंग ने बिना किसी दबाव के जानकारी स्वीकार कर ली। वह मुस्कुराया और कहा, लुओ फैंग, मुझे नहीं लगता कि बाबाटा को विश्वास है कि मैं आपके लिए सुनहरे सींग वाले जानवर का अंडा ला सकता हूँ, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आधे साल में परिणाम देखेंगे। भाई वान, मुझे अभी भी नहीं पता कि सुनहरे सींग वाले जानवर के अंडे किस लिए उपयोग किए जाते हैं। लुओ फैंग ने अपना सिर हिलाया। वक्त आने पर बाबा बता देंगे। वान चेंग का कुछ भी कहने का इरादा नहीं था, मानो उसने कुछ सोचा हो। उसने अचानक कहा, पृथ्वी पर बहुत कम संसाधन है।
यदि आप मजबूत बनना चाहते हैं तो आपको अंततः पृथ्वी छोड़नी होगी। बेशक मुझे जाना होगा, लेकिन अभी नहीं। आखिरकार अब आप केवल एक प्रशिक्षु हैं। वान चेंग ने कहा, जब भी आप पृथ्वी छोड़ना चाहें, मुझे अपने साथ ले जाना याद रखें। दूसरे, वान चेंग को नहीं पता था कि पृथ्वी छोड़ने के बाद कहाँ जाना है। ब्रह्मांड की विशालता अकल्पनीय है। यहाँ तक कि अगर वान चेंग पृथ्वी के निकट ग्रहों के निर्देशांक के बिना बाहर भी गया तो वह बिना सिर वाली मक्खी की तरह होगा। वह जानता था कि पृथ्वी से बहुत दूर एक क्यूलोंग तारा है, लेकिन इस जगह के बारे में वह बस इतना ही जानता था। कौन जानता था कि क्यूलोंग तारा वास्तव में कहाँ था? इसलिए वान चेंग लुओ फैन के साथ सवारी करना चाहता था। आखिरकार इस तरह से उसे केवल बाहर निकलना था और उसे अंतरिक्ष यान, निर्देशांक या उस जैसी किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। बेशक लुओ फैन अभी केवल प्रशिक्षु स्तर पर है, इसलिए वह निश्चित रूप से बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन वान चेंग ज्यादा चिंतित नहीं है। पृथ्वी पर वास्तव में संसाधनों की कमी है। जब भविष्य में लुओ फैंग एक गृह स्तर का हो जाएगा तो बाबाटा निश्चित रूप से उसे जल्दी से बाहर निकलने में मदद करेगा। लुओ फैंग लंबे समय तक वान चेंग के घर में नहीं रहे। वान चेंग के साथ कुछ देर बातचीत करने के बाद वह जल्दी से चले गए। विंड गॉड शैडो के कुल 10 स्तर हैं। वान चेंग के पास प्रतिदिन 500 क्लोन इस गुप्त तकनीक का अध्ययन करते हैं। भले ही वास्तविक युद्ध की कमी के कारण उनकी प्रगति बहुत प्रभावित हुई है, आधे साल के बाद वान चेंग ने पहले ही विंड गॉड शैडो का चौथा स्तर सीख लिया है। पवन देवता की छाया का चौथा स्तर पहले से ही बहुत शक्तिशाली है। ओरेकल मार्क्वेस के अनुसार, जिन्होंने विंड गॉड शैडो की गुप्त पुस्तक छोड़ी, 7वें स्तर के आसपास विंड गॉड शैडो सीखने में सक्षम होना मूल रूप से पवन के नियम द्वारा मान्यता प्राप्त स्तर है। वान चेंग ने विंड गॉड शैडो का चौथा स्तर सीखा है। जाहिर है उन्होंने मार्शल आर्ट में उच्च स्तर की उपलब्धि हासिल की है। इसलिए वान चेंग के अनुमान के अनुसार जब तक वह अंतरिक्ष के नियमों को जल्दी से समझ सकता है, उसे 10,000 लाइन्स फ्लो जल्दी से सीखने में सक्षम होना चाहिए। अपनी प्रतिभा और ब्रह्मांड के कैस स्मारक की मदद से मुझे अंतरिक्ष के नियमों को शीघ्रता से समझने में सक्षम होना चाहिए। वान चेंग ने अपने दिल में गुप्त रूप से सोचा। शेष 400 क्लोनों को शैडो ऑफ द विंड गॉड, रेथ ऑफ हेवनली थंडर और बॉडी ऑफ द हेवनली डेमन जैसी गुप्त पुस्तकों में विभाजित किया गया था। ये वास्तविक युद्ध की कमी के कारण है, अन्यथा मैं कानूनों को बहुत तेजी से समझ पाता। प्रशिक्षण योजना तैयार करने के बाद वान चेंग ने आह भरी। ऐसा नहीं है कि यदि आप अलगाव में काम करते हैं तो आप नियमों को नहीं समझ सकते हैं, लेकिन कुछ बाधाओं में फंसना आसान है, खासकर वान चेंग जैसे किसी व्यक्ति के लिए जिसकी समझने की गति बहुत तेज है। वह समय समय पर फंस जाएगा। इस समय यदि मार्गदर्शन करने वाला कोई शिक्षक हो तो स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन दुर्भाग्य से वान चेंग पृथ्वी नहीं छोड़ सकते और पूरी पृथ्वी पर उनकी गंभीरता के योग्य एक भी प्रतिद्वंद्वी नहीं है। वान चेंग के लिए बाहर जाकर दूसरों से लड़ने के लिए क्लोन बनाना विश्वसनीय नहीं है। प्रशिक्षु स्तर की आनुवंशिक ऊर्जा को जारी नहीं किया जा सकता है और यहाँ तक कि डोमेन का भी उपयोग नहीं किया जा सकता है। कानूनों के उपयोग के रहस्य की तो बात ही छोड़ दें। क्लोन का निम्नतम स्तर जो कानूनों का उपयोग कर सकता है वह गृहीय स्तर है। हालांकि वान चेंग की कानूनों की वर्तमान समझ के साथ भले ही वह प्रथम स्तरीय गृहीय क्लोन भेजता है, पृथ्वी पर कोई भी उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता है। इसलिए पृथ्वी पर किसी प्रतिद्वंद्वी को ढूंढना विश्वसनीय नहीं है। खुद से लड़ना बेहतर है। मुझे आशा है कि मैं जल्द ही ब्रह्मांडीय स्तर तक पहुंच सकता हूं। वान चेंग इसके लिए थोड़ा उत्सुक था। पिछली बार जब उन्हें डिटेक्टर और कॉस्मिक कैस मॉन्यूमेंट के अलावा आउट ऑफ डोमेन बैटलफील्ड नामक एक स्थायी गुप्त क्षेत्र को भी चित्रित करने का मौका मिला था। बेशक वान चेंग को पता था कि अतिरिक्त क्षेत्रीय युद्ध क्षेत्र कहाँ था। ये ब्रह्मांड की 4 शीर्ष जातियों और उनकी अनगिनत अधीनस्थ जातियों का युद्ध क्षेत्र था। ब्रह्मांड में ब्रह्मांड आदरणीय के नीचे जीवन पर प्रशिक्षण प्रभाव के संदर्भ में अलौकिक युद्ध क्षेत्र निश्चित रूप से पहले स्थान पर है, लेकिन दुर्भाग्य से ये स्थायी गुप्त क्षेत्र वान चेंग के ब्रह्मांडीय स्तर तक पहुंचने के बाद ही खोला जा सकता है। हालांकि उसे तार्कीय स्तर को पार किए हुए आधा साल बीत चुका है। वह तार्कीय स्तर के केवल 7वें स्तर पर है। भले ही वह तेजी से आगे बढ़े, फिर भी वान चेंग को ब्रह्मांडीय स्तर तक पहुंचने में कम से कम आधा साल लगेगा। यदि वह धीमी गति से आगे बढ़ता है तो इसमें 1 वर्ष लग जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। वास्तव में ये गति पहले से ही असामान्य है। यदि यह और तेज हो गई तो मेरा शरीर संभवतः विकास की इस गति को अपनाने में सक्षम नहीं होगा। वान चेंग ने अपना सिर हिलाया। एक बार में 1 वर्ष, बस धीरे धीरे प्रतीक्षा करें। चुपचाप मजबूत बनने के दिन हमेशा जल्दी बीत जाते हैं। जब से वान चेंग ने 10,000 लाइन्स फ्लो प्राप्त किया, पलक झपकते ही 5 महीने से अधिक समय बीत गया। पिछले 5 महीनों में वान चेंग शायद ही कभी बाहर गए हों और जियांग मिंग्यू ने हर चीज का ध्यान रखा है। भले ही उसकी पीठ पर पंखों का एक जोड़ा था, फिर भी वहां खुले में घूमना उसके लिए कुछ भी नहीं था। पारभासी पंखों की एक जोड़ी के अलावा जियांग मिंग्यू एक सामान्य इंसान से अलग नहीं दिखता है। सामान्य लोग सोचेंगे कि यह सिर्फ प्रॉप्स का एक जोड़ा है। बेशक जियांग मिंग्यू पहले से ही अपनी नौकरानी पोशाक में मिंग्यू समुदाय में काफी विशिष्ट थी और अब उसने पंखों की एक जोड़ी लगा ली है। अब मिंग्यू समुदाय में हर कोई सोचता है कि वान चेंग का स्वाद अनोखा है। वान चेंग को इसकी परवाह नहीं है। वैसे भी उसका दूसरों से संपर्क बहुत कम है। ऐसा दूसरे लोग कह सकते हैं वे जो भी चाहते हैं। इन 5 महीनों के दौरान वान चेंग ने जियांग मिंग्यू में भी बदलाव देखे। जियांग मिंग्यू शुरू से ही कम बोलने वाली व्यक्ति थी और बदला लेने के बाद से वह शांत हो गई थी। वान चेंग को यहाँ तक महसूस हुआ कि कुछ समय के लिए वह एक चलती फिरती लाश की तरह थी, बस यंत्रवत तरीके से काम कर रही थी। सौभाग्य से यह स्थिति अधिक समय तक नहीं टिकी। लगभग 10 दिनों के बाद जियांग मिंग्यू बदल गया। हालांकि वह फिर भी कुछ ज्यादा नहीं बोली, लेकिन उसकी हालत बिल्कुल अलग हो गई थी। उसने अभ्यास करना शुरू किया और पागलों की तरह अभ्यास करती रही। वान चेंग द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के बाद शेष समय मूल रूप से ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अवशोषित करने में व्यतीत होता है। डोमेन लॉर्ड लेवल रेस का खून रखने वाला जियांग मिंग्यू अब हर दिन कुछ भी किए बिना स्वाभाविक रूप से मजबूत बन सकता है। जब वह सक्रिय रूप से ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अवशोषित करती है तो वह बेहद तेज गति से मजबूत हो जाती है। हालांकि वह वान चेंग से बहुत हीन है। केवल 5 महीनों में वह 8वें ग्रह स्तर पर पहुंच गई है। हालांकि ग्रहों का स्तर आगे बढ़ने के लिए सबसे आसान चरण है, लेकिन 5 महीनों में तीसरे स्तर तक पहुंचना, ये गति वास्तव में पृथ्वीवासियों से कहीं अधिक है। आप जानते हैं, ली शीन और होम दशकों से ग्रह स्तर पर हैं और अब वे केवल क्रमशः 7वें और 6ठे स्तर पर हैं। बेशक जियांग मिंग्यू की शारीरिक नींव अन्य 2 की तुलना में अधिक मजबूत है, लेकिन अगर कोई वास्तविक लड़ाई छिड़ती है तो वह निश्चित रूप से उनकी प्रतिद्वंद्वी नहीं होगी। और कोई रास्ता नहीं। जियांग मिंग्यू को अब ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अवशोषित करने का जुनून सवार है। उसकी शारीरिक चाल, शारीरिक शक्ति, युद्ध कौशल आदि आज भी एक उच्च स्तरीय योद्धा की अवस्था में है। जब से उसे पता चला कि वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा को बहुत तेज गति से अवशोषित कर रही है, उसने कभी इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया। 5 महीने बाद वान चेंग ने जियांग मिंग्यू को बुलाया, जिसने अभी अभी सफाई पूरी की थी और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अवशोषित करने वाला था।
वांग चेन का सवाल सुनकर जियांग मिंग्यू थोड़ा स्तब्ध रह गई, लेकिन उसने तुरंत सिर हिलाया। इस अवधि के दौरान उसने कभी भी अपनी खेती नहीं छिपाई थी, इसलिए इनकार करने जैसा कुछ भी नहीं था। एकमात्र बात जिसने जियांग मिंग्यू को अजीब महसूस कराया वही ये थी कि वांग चेन ने पहले कभी इस मामले की परवाह नहीं की थी, तो उसने आज अचानक इसके बारे में क्यों पूछा। आप पहले एक उच्च स्तरीय जनरल थे, आपको पता होना चाहिए कि शुद्ध ताकत ही एकमात्र कारक नहीं है जो ताकत निर्धारित करती है। वांग चेन ने कुछ भ्रम के साथ जियांग मिंग्यू को देखा। यह एक बहुत ही सरल सत्य है और बहुत से लोग इसे जानते हैं। भाई चेन, मेरे परिवर्तन के बाद से ब्रह्मांडीय ऊर्जा के मेरे अवशोषण की बाधा गायब हो गई है और अवशोषण की गति बहुत तेज है। जियांग मिंग्यू ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मैं चिंताजनक गति से मजबूत हो रहा हूँ। जब तक मैं मजबूत होता रहूंगा, मैं भविष्य में मिलने वाले किसी भी दुश्मन को कुचल दूंगा। उन कौशलों का अभ्यास करने में समय बर्बाद करना होगा। तो आप यही सोचते हैं? वांग चेन ने थोड़ा सिर हिलाया। एक छोटे दायरे में जियांग मिंग्यू का विचार गलत नहीं था। उदाहरण के लिए, पृथ्वी पर यदि जियांग मिंग्यू अन्य चीजों के प्रशिक्षण में समय बिताती तो वह 10 वर्षों में होंग और ले शेन को हराने में सक्षम नहीं हो पाती। लेकिन अगर उसने आनुवंशिक ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया तो 1 या 2 साल के भीतर जियांग मिंग्यू स्टार स्तर तक पहुंच जाएगी और होंग और ले शेन निश्चित रूप से जियांग मिंग्यू को हराने में सक्षम नहीं होंगे। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। ठीक है, ये रहा। जियांग मिंग्यू ने आश्चर्य से इधर उधर देखा। चारों ओर सफेद कोहरा छाया हुआ था जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। यही वह जगह है जहां मैं प्रशिक्षण लेता हूँ। वांग चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ रुको, मैं तुम्हारे लिए एक प्रतिद्वंद्वी ढूंढ लूंगा। भाई चेन, प्रतिद्वंद्वी का क्या मतलब है? जियांग मिंग्यू ने जल्दी से पूछा। आप 8वें ग्रह स्तर पर हैं और वह पहले ग्रह स्तर पर है। वांग चेन ने सीधे कहा, यदि आप उसे हरा सकते हैं तो मैं आपको आधे साल की छुट्टी दूंगा ताकि आप अपने दिल की सामग्री से अभ्यास कर सकें। सच में? भाई चेन, जियांग मिंग्यू के चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दी। वह वास्तव में मजबूत और मजबूत बनने की भावना की आदी थी। हालांकि उसे आमतौर पर विभिन्न कामों में वांग चेन की मदद करनी पड़ती थी और उसका अभ्यास आनंददायक नहीं था। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, जियांग मिंग्यू को इस बात का एहसास होता जा रहा है कि वांग चेन ने उसे जो डोमेन लॉर्ड लेवल ब्लड लाइन पोषण दिया था वह कितना कीमती था, इसलिए उसे इसके बारे में कोई शिकायत नहीं है। लाभ मिलने के बाद उसे यही करना चाहिए। आप हार गए, इसलिए अपनी सेवा में मेरे लिए 10 वर्ष और जोड़ लीजिए, वांग चेन ने कहा एक मुस्कान के साथ। अच्छा है, चलो शुरू करो, वांग चेन ने कहा और फिर वह तुरंत 1000 मीटर से अधिक पीछे हट गया। पहाड़ की चोटी पर जियांग मिंग्यू ने अपने सामने धुंधली आकृति को देखा और वह आत्मविश्वास से भरी थी। वह 8वें ग्रह स्तर पर है और उसकी शारीरिक नींव अकेले उसके विपरीत व्यक्ति की तुलना में 128 गुना अधिक मजबूत है। इतने बड़े अंतर के साथ भले ही प्रतिद्वंद्वी के पास कुछ कठिन साधन हो, वह निश्चित रूप से जीतेगी। क्या भाई चेन मुझे छुट्टी देने का कोई कारण ढूंढ रहे हैं ताकि मुझे ठीक से अभ्यास करने का मौका मिल सके? जियांग मिंग्यू ने मन ही मन सोचा। साथ ही उसने कोई झिझक नहीं की। उसके शरीर पर मौजूद शक्तिशाली आभा सीधे विपरीत आकृति पर केंद्रित हो गई और उसकी ओर दौड़ पड़ी। ग्रही स्तर 8, अकेले शक्ति 300,000 टन से अधिक थी। भयानक शक्ति ने जियांग मिंग्यू को अविश्वसनीय गति प्रदान की। वह एक पल में छाया में बदल गई और सीधे आकृति की ओर दौड़ पड़ी। हालांकि जब जियांग मिंग्यू की मुट्ठी आकृति से टकराने वाली थी तो आकृति हवा की तरह लग रही थी और आतिशबाजी की गंध के बिना 2 इंच बगल में चली गई और एक पल में उसने जियांग मिंग्यू की मुट्ठी को चकमा दे दिया। जिस हमले का सफल होना निश्चित था वह आसानी से चकमा खा गया। जियांग मिंग्यू थोड़ा आश्चर्यचकित हुई, लेकिन उसने संकोच नहीं किया। अपने शरीर को स्थिर करने के बाद वह पलटी और उसे कोड़े जैसी लात मारी। हालांकि जियांग मिंग्यू के हमले से पहले आकृति ने पहले ही उसकी पसलियों में मुक्का मार दिया था। क्लिक करें। एक पल में जियांग मिंग्यू को लगा कि उसकी कई पसलियां टूट गई हैं। कितनी तेज गति, कितनी महान शक्ति! जियांग मिंग्यू बेहद सदमे में थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि प्रथम स्तर का ग्रहवासी इतनी तेजी और शक्ति के साथ कैसे विस्फोट कर सकता है। हालांकि जियांग मिंग्यू ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आखिरकार लड़ाई तो अभी शुरू ही हुई थी। उसकी शारीरिक फिटनेस के साथ 2 पसलियों को तोड़ना बहुत आसान था। कॉल करें, कॉल करें, कॉल करें। जियांग मिंग्यू एक चाल के बाद नुकसान में पड़ गई और तेज गति से लंबी दूरी तक पीछे हट गई। इस समय जो व्यक्ति जियांग मिंग्यू के साथ लड़ रहा था उसने भी लगातार उसका पीछा किया। जियांग मिंग्यू ने विरोध करने के लिए रक्षात्मक इशारा किया, लेकिन अगले ही पल वह स्तब्ध रह गई। क्योंकि 100 मीटर के दायरे में सैकड़ों समान आकृतियां थीं और इनमें से प्रत्येक आकृति वास्तविक लगती थी, इसलिए जियांग मिंग्यू एक पल के लिए भी उन्हें अलग नहीं बता सका। जियांग मिंग्यू हैरान थी, लेकिन सैकड़ों परछाइयां आ रही थी, इसलिए उसके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक क्षण बाद जियांग मिंग्यू निश्चल होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसमें अभी भी कुछ ताकत बाकी थी, लेकिन वह उठना नहीं चाहती थी। उसकी ताकत और गति बहुत अच्छी थी, लेकिन वह किसी को भी नहीं मार सकती थी। वह ऐसा महसूस नहीं करना चाहती थी कि अब अन्य लोग उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपने हार मान ली है। इस समय वांग चेन आगे बढ़े। भाई चेन, क्या वह व्यक्ति वास्तव में पहले ग्रह स्तर पर है? जियांग मिंग्यू ने जमीन पर लेटते हुए पूछा, कुछ हद तक अस्वीकार्य। जब वह लड़ रहा था तो आपको उसके शरीर की आभा को महसूस करने में सक्षम होना चाहिए। वांग चेन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उन्होंने जारी रखा, क्या आप जानना चाहते हैं कि आप क्यों हारे? क्यों? जियांग मिंग्यू ने जल्दी से पूछा। बेशक वह इस बारे में जानना चाहती थी। क्योंकि आपके कौशल बहुत खराब हैं। वांग चेन ने हल्के से कहा, आपकी चपलता उत्तम स्तर पर पहुंच गई है जो प्रशिक्षुओं के बीच स्वीकार्य है, लेकिन ये गृह स्तर के लिए औसत है। उत्तम स्तर से ऊपर क्षेत्र स्तर है और क्षेत्र स्तर से ऊपर डोमेन है। आपके कौशल बहुत पीछे हैं। वांग चेन ने हल्के से कहा, एक्सट्रीम मार्शल आर्ट स्कूल का होंग केवल गृह स्तर 6 पर है, लेकिन यदि आप उसे लड़ते हैं तो वह आपको कुछ ही चालों में मार सकता है। ये नाम सुनकर जियांग मिंग्यू की आंखों में एक रोशनी चमक उठी। दुनिया में शायद ऐसा कोई योद्धा नहीं होगा जो होंग नाम से न जानता हो। दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी के रूप में होंग हमेशा कई योद्धाओं के दिलों में श्रद्धा का पात्र रहा है। हालांकि वांग चेन ने कहा कि जियांग मिंग्यू को कुछ ही चालों में होंग द्वारा मार दिया जाएगा, फिर भी जियांग मिंग्यू को थोड़ी राहत महसूस हुई। उसे इतनी बुरी तरह प्रताड़ित किया गया था कि उसे ये भी संदेह था कि पिछले 6 महीनों में उसके सभी प्रयास व्यर्थ थे। अब जब उसने वांग चेन को ये कहते हुए सुना कि वह होंग से भी लड़ सकती है, तो उसे निश्चित रूप से थोड़ा आराम महसूस हुआ। अपनी आनुवंशिक ऊर्जा को प्रशिक्षित करना सही है। आपको अपनी आनुवंशिक ऊर्जा को प्रशिक्षित करते रहना चाहिए, वांग चेन ने शांति से कहा। हालांकि अपने आनुवंशिकी को प्रशिक्षित करते समय ऊर्जा आपको कौशल पर भी ध्यान देना चाहिए। अब जब आप गृह स्तर पर पहुंच गए हैं तो आपको एक विशेष क्षमता जागृत करनी चाहिए, है ना? मैंने आपको अभी युद्ध में इसका उपयोग करते हुए क्यों नहीं देखा? वांग चेन ने पूछा। यही तो है। जियांग मिंग्यू जमीन से उठे और खुद को खुजलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया।
तुरंत एक घाव उभर आया। वान चेन की चौकस निगाहों के तहत घाव से खून बहना तुरंत बंद हो गया, निशान बन गया और जल्दी ही ठीक हो गया। वान चेन की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखी। जब कोई योद्धा ग्रहों के स्तर तक पहुंच जाता है तो उसे एक विशेष क्षमता प्राप्त हो जाएगी। सामान्यतः यह विशेष क्षमता सोना, लकड़ी, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, गरज और प्रकाश के 8 निचले स्तर के नियमों से संबंधित है। ऐसे भाग्यशाली लोगों की संख्या भी बहुत कम है जिनकी विशेष योग्यताएं समय और स्थान से संबंधित हैं। अनंत आकाश और ब्रह्मांड के अराजकता स्मारक की मदद से वान चेन ने समय त्वरण की दिशा के नियमों पर गहन शोध किया है। वह आश्वस्त हो सकता है कि जियान मिंग्यू की विशेष क्षमता समय त्वरण से संबंधित है। जियान मिंग्यू ने वान चेन को अजीब नजरों से देखा। उसे समझ नहीं आया कि वान चेन ने क्यों कहा कि वह भाग्यशाली थी। आपके पास शारीरिक गतिविधि की प्रतिभा है, मैं तुम्हें शरीर संचालन की एक गुप्त पुस्तक दूंगा, आप पहले इसका अभ्यास कर सकते हैं, वान चेन ने कहा। जल्द ही धुंधले चेहरे वाली एक आकृति दूर से उड़कर आई। उसके हाथ में अजीब सामग्री से बनी एक बड़ी किताब थी। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, बस यही है। वान चेन कुछ कहने ही वाले थे कि जियान मिंग्यू ने अचानक पूछा, भाई चेन, आप अचानक मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं? अगर मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ तो मैं स्वाभाविक रूप से आपकी मदद करूंगा। वान चेन मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। जियान मिंग्यू की नजर में वान चेन एक बेहद रहस्यमय एलियन हो सकता है, लेकिन केवल वान चेन ही जानता है कि वह वास्तव में इस दुनिया में एक अकेला व्यक्ति है। उसका कोई रिश्तेदार नहीं है और उसके एकमात्र दोस्त सिल्विया और लुओ फेंग हैं। इस स्थिति में वान चेन को विशेष रूप से जियान मिंग्यू के करीब महसूस हुआ, जो अकेला था और लंबे समय से उसके साथ रहता था। जब उसने जियान मिंग्यू को भटकते हुए देखा तो वह उसे कुछ सलाह दिए बिना नहीं रह सका। वैसे भी यह सिर्फ केक का एक टुकड़ा था। जियान मिंग्यू ने वान चेन की ओर देखा और खुशी से सिर हिलाया, न जाने उसे क्या समझ आया। जिस स्थान पर वान चेन ने जियान मिंग्यू को लिया वह स्वाभाविक रूप से उसकी विश्व रिंग के अंदर था। कुछ समय तक जियान मिंग्यू का मार्गदर्शन करने के बाद वान चेन जियान मिंग्यू को दूर ले गए। हालांकि वान चेन ने कहा कि जियान मिंग्यू भविष्य में ब्रह्मांडीय भाषा सीखने और शारीरिक कौशल का अभ्यास करने के लिए वहां जाना जारी रख सकती है, लेकिन शर्त ये थी कि उसे सभी कार्य पूरे करने होंगे। वान चेन ने जियान मिंग्यू को एक शिष्य नहीं बल्कि एक सहायक खोजने के उद्देश्य से डोमेन मास्टर स्तरीय ब्लड लाइन औषधि दी। वास्तव में वान चेन का प्रशिक्षु को पढ़ाने का कोई इरादा नहीं था। वह स्वयं अभी भी एक अच्छा छात्र बनने से बहुत दूर था, तो उसके पास एक प्रशिक्षु को पढ़ाने का समय कैसे हो सकता था। इसलिए वान चेन ने अंततः जियान मिंग्यू को एक गुप्त पुस्तक दी और उसे स्वयं इसका अभ्यास करने के लिए कहा। वान चेन ने जियान मिंग्यू को जो गुप्त पुस्तक दी थी वह शैडो ऑफ द विंड गॉड थी, जिसका वह वर्तमान में अभ्यास कर रहे थे। वायु के संपूर्ण नियम से युक्त एक गुप्त पुस्तक के रूप में इसका मूल्य स्वयं सिद्ध है। हालांकि वान चेन को ये गुप्त पुस्तक वैसे भी ओरेकल मार्क्विस से मुफ्त में मिली थी, इसलिए उसे इसे किसी को देने में कोई अफसोस नहीं होगा। ग्रहों के स्तर तक पहुंचने के बाद जियान मिंग्यू ने विशेष समय क्षमताएं प्राप्त की। चूंकि हवा का नियम समय का एक निचले स्तर का नियम है, इसलिए जियान मिंग्यू के लिए पवन देवता छाया का अभ्यास करना उपयुक्त है। बेशक उपयुक्त केवल सापेक्ष है। शैडो ऑफ द विंड गॉड वास्तव में काफी गहरा है। यदि जियान मिंग्यू पर्याप्त प्रतिभाशाली नहीं है तो यह आश्चर्य की बात नहीं है कि वह अपने जीवनकाल में कभी भी इसमें महारत हासिल नहीं कर पाएगी। आखिरकार यदि आप शैडो ऑफ द विंड गॉड का पहला स्तर सीखना चाहते हैं तो आपको हवा का नियम सीखना होगा। हालांकि वान चेन जियान मिंग्यू के शिक्षक नहीं है, इसलिए उन्हें इन बातों की परवाह नहीं है। वैसे भी उसने उसे गुप्त पुस्तक दी है। यदि जियान मिंग्यू इसका अच्छी तरह से अभ्यास नहीं कर सकता तो इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। वास्तव में विंड गॉड शैडो के साथ शुरुआत करना कठिन है और ब्रह्मांडीय भाषा सीखना आसान नहीं है। वान चेन पहले इसे जल्दी सीखने में सक्षम थे, लेकिन ऐसा उनके मूल भ्रूण के कारण था जिसने उनकी सीखने की क्षमता को असाधारण बना दिया था। जियान मिंग्यू में वान चेन जैसी सीखने की क्षमता नहीं है, इसलिए वह अपने दैनिक जीवन में थोड़ा थोड़ा करके सीखने के हर अवसर का लाभ उठा सकती है। जियान मिंग्यू ने हर दिन खुद को कड़ी मेहनत की और वान चेन ने एक ही समय में 3000 क्लोनों का अभ्यास भी किया। दोनों तेजी से प्रगति कर रहे थे। क्या आप यहाँ हैं? नंबर 1 द्वारा याद दिलाए जाने के बाद वान चेन ने मिंग्यू समुदाय को चुपचाप छोड़ दिया और प्रशांत महासागर के तल पर आ गए। आधे मिनट से भी कम समय के बाद वान चेन मिंग्यू समुदाय में लौट आए। हालांकि जब वह बाहर गया था उसकी तुलना में उसकी विश्व रिंग में 10 मीटर से अधिक ऊंचा एक काला विशाल अंडा था। वान चेन के सामने एक छाया दिखाई दी और उसके अंदर लुओ फैंग था, जो थोड़ा अप्राकृतिक लग रहा था। भाई वान, क्या इतनी देर से कुछ गड़बड़ हो गई है? लुओ फैंग ने पूछा। ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें परेशान कर दिया है। वान चेन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। लुओ फैंग कुछ अजीब ढंग से मुस्कुराया। क्या आपको उस सुनहरे सींग वाले जानवर का अंडा याद है जिसका मैंने आधे साल पहले उल्लेख किया था? अब यह मेरे हाथ में है। जब आपके पास समय हो तो आएं और इसे ले लें। वान चेन ने बोलना समाप्त करने के बाद लुओ फैंग के बोलने का इंतजार किए बिना फोन रख दिया। सुनहरे सींग वाले जानवर का अंडा। लुओ फैंग थोड़ा स्तब्ध था, लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, बाबाता उसके दिल में चिल्लाया। उसे वास्तव में सुनहरे सींग वाले जानवर का अंडा मिला। लुओ फैंग, जल्दी करो, जाओ और देखो। इतना अत्यावश्यक होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? मुझे आज कुछ और भी करना है। लुओ फैंग ने अपना सिर हिलाया और मना करना चाहा। उसके लिए आज की स्थिति वास्तव में विशेष थी और कल जाने में देर नहीं होगी। लेकिन क्या? जल्दी वापस जाओ, वह सुनहरे सींग वाले जानवर का अंडा है। बाबाता लुओ फैंग के दिल में फिर से दहाड़ उठा। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। लुओ फैंग आज रात वापस नहीं जाना चाहता था, लेकिन बाबाता उसे अपने दिल में आग्रह करता रहा और जूशिन ने भी देखा कि उसे वास्तव में कुछ करना है और वह उसे वापस जाने के लिए मनाता रहा। इसलिए अंत में उसने पहले मिंग्यू समुदाय में वापस जाने का फैसला किया। 10 मिनट से भी कम समय में एक गहरे नीले रंग का लड़ाकू विमान मिंग्यू समुदाय में एक खुली जगह के ऊपर दिखाई दिया। बहुत खूब। लड़ाकू विमान का दरवाजा खुला और लुओ फैंग जूशिन को पकड़कर आसमान से नीचे उड़ गया। आधा साल बीत चुका था। लुओ फैंग का आध्यात्मिक गुरु स्कूल न केवल गृह स्तर तक पहुंच गया था, बल्कि उसके योद्धा स्कूल ने भी एक सफलता हासिल की थी। इसलिए वह आध्यात्मिक शक्ति की सहायता के बिना भी उड़ सकता था। लुओ फैंग, क्या आप युद्ध के देवता से परे प्राणी बन गए हैं? जूशिन को ये पहले नहीं पता था। उसने कुछ आश्चर्य से लुओ फैंग की ओर देखा। दरअसल उसके पास बड़ी मात्रा में म्यू या क्रिस्टल थे। यदि वह वास्तव में इसे तोड़ना चाहता तो उसने बहुत पहले ही ऐसा कर लिया होता। हालांकि बाबाता पिछले 6 महीनों से नींव रखने में उसकी मदद कर रहे थे, इसलिए वह इसे अब तक खींच रहा था। अब पृथ्वी पर ग्रहों का स्तर अभी तक कम नहीं हुआ है और यह वास्तव में जश्न मनाने लायक बात है कि लुओ फैंग ग्रहीय स्तर को तोड़ सकता है। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। लुओ फैंग ने कुछ नहीं कहा। ब्रह्मांड की विशालता को जानते हुए भी उन्हें अपनी वर्तमान उपलब्धियों पर बिल्कुल भी गर्व नहीं था। ठीक है, जूशिन ने सिर हिलाया। वह कई बार लुओ फैंग के घर जा चुकी थी, इसलिए उसे कोई आपत्ति नहीं थी। वास्तव में वह और लुओ फैंग मूल रूप से शादी पर चर्चा के चरण में थे।
लुओ फैंग ने जूशिन को अपने विला में प्रवेश करते देखा। गहरी सांस लेने के बाद वह अगले दरवाजे वान चेन के घर में भी प्रवेश कर गया। लुओ फैंग, भाई चेन पिछवाड़े में आपका इंतजार कर रहे हैं, आप बस वहां जा सकते हैं। जियान मिंग्यू ने कहा। ठीक है। लुओ फैंग ने सिर हिलाया। वह कई बार वान चेन के घर गया था और जानता था कि पिछवाड़े तक कैसे जाना है। लुओ फैंग ने ऊपर देखा और शिलाखंड के शीर्ष पर एक आकृति पड़ी देखी। मुझे लगा कि तुम आज रात वापस आने में अनिच्छुक थे। वान चेन मुस्कुराए और शिलाखंड से नीचे कूद गए। उसने एक बार एक प्रभु स्तर के राक्षस का अंडा चुरा लिया था। हालांकि वह अंडा भी छोटा नहीं था, लेकिन उसके सामने वाले अंडे की तुलना में वह कुछ भी नहीं था। दूसरे शब्दों में, दोनों के बीच कोई तुलना ही नहीं है। तुम्हारे पास एक अंतरिक्ष छल्ला है ना? मुझे कंट्रोलिंग स्पेस की गुप्त पुस्तक दो और तुम इस अंडे को ले जा सकते हो। वान चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। भाई वांग, इस सुनहरे सींग वाले जानवर के अंडे का क्या उपयोग है? लुओ फैंग फिर से पूछने से खुद को नहीं रोक सका। बाबाटा तुम्हें बताएगा। वान चेन ने अपनी भौहें ऊपर उठाई और कहा, मुझे आशा है कि आप आश्चर्यचकित नहीं होंगे। मैं अभी बहुत ग्रहणशील हूँ। लुओ फैंग मुस्कुराया। पिछले वर्ष वह एक कॉलेज प्रवेश परीक्षा में असफल होने से एक गृह स्तर के मानसिक रोगी और योद्धा बन गए और उन्हें एक शक्तिशाली एलियन की विरासत भी प्राप्त हुई। साधारण चीजें अब उसे आश्चर्यचकित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। ये सिर्फ एक अंडा है, आप इसके साथ और क्या कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वान चेन ने कुछ नहीं कहा। वास्तव में उनके अनुमान के अनुसार यदि कोई संकट नहीं होता तो लुओ फैंग सुनहरे सींग वाला जानवर बनने के लिए तैयार नहीं होता। हालांकि सुनहरे सींग वाले जानवर में क्लोन नामक एक जन्मजात प्रतिभा होती है जो पृथ्वी पर फिर से मानव शरीर को जन्म दे सकती है, फिर भी उस तरह से बनाया गया शरीर मुंह से थोड़ा अलग है। निर्णायक ब्रह्मांड स्तर सुनहरे सींग वाला जानवर अभी भी भ्रूण अवस्था में है और यह उसके शरीर को संभालने का सबसे अच्छा समय नहीं है। यदि आप सुनहरे सींग वाले जानवर के शरीर को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं तो स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा समय वह है जब सुनहरे सींग वाले जानवर का बच्चा अभी अभी आया हो। इसलिए वान चेन के पास ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि लुओ फैंग सुनहरे सींग वाले जानवर का शरीर बनने के लिए तैयार है या नहीं। हालांकि वास्तव में उसके पास इस समय लुओ फैंग के मामलों की परवाह करने का समय नहीं था। लुओ फैंग को सुनहरे सींग वाले जानवर का अंडा सौंपने के कुछ दिनों बाद वान चेन को लगा कि उसके शरीर का विकास तार्कीय स्तर की सीमा तक पहुंच गया है। जब तक समय सही रहेगा वह ब्रह्मांडीय स्तर तक पहुंचने में सक्षम रहेगा। ब्रह्मांडीय स्तर तक पहुंचने के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण स्थितियां हैं। एक तो ये कि शरीर को मानकों पर खरा उतरना चाहिए और दूसरा ये कि इच्छा शक्ति पर्याप्त होनी चाहिए। भौतिक पहलू के बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वान चेन ने हजारों क्लोनों के माध्यम से ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अवशोषित किया और उनके शरीर के विकास की गति आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। इसके अलावा उसके मूल शरीर को ब्रह्मांडीय स्तर तक पहुंचने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके भौतिक पहलू में कोई समस्या नहीं है। जहां तक इच्छा शक्ति की बात है, वान चेंग इस पहलू में उत्कृष्ट नहीं है, लेकिन उनके पास हर दिन 3000 क्लोन अभ्यास करते हैं, जिससे उनकी इच्छा शक्ति में काफी सुधार हुआ है। आखिरकार वान चेंग ने अभ्यास के एक दिन में जो ऊर्जा खर्च की वह उन अन्य लोगों के बराबर है जिन्होंने लगभग 10 वर्षों तक अभ्यास किया है। यदि वह इसी तरह कायम रह सकता है तो स्वाभाविक रूप से उसकी इच्छा शक्ति बहुत कमजोर नहीं होगी। कम से कम उसके लिए ब्रह्मांडीय स्तर तक पहुंचने में कोई समस्या नहीं होगी। 3 या 4 दिन बाद जब उसे लगा कि उसका शरीर लगभग अपनी सीमा तक पहुंच गया है, वान चेन को अंततः उस बाधा का एहसास हुआ जो उसकी पहुंच के भीतर थी। ब्रह्मांडीय स्तर की सफलता पहले से ही काफी हलचल पैदा कर देगी, इसलिए सीधे पृथ्वी पर प्रवेश करना निश्चित रूप से उचित नहीं होगा। वान चेन वर्ल्ड रिंग के अंदर एक मैदान पर क्रॉस लेग बैठे थे। गहरी सांस लेने के बाद उसके आसपास के सभी क्लोन गायब हो गए। पुकारना, वह आभा जो आमतौर पर वान चेन द्वारा दबा दी जाती थी, धीरे धीरे जारी हो गई और अपनी सीमा तक पहुंचने के बाद भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। वान चेन को केंद्र मानकर अदृश्य वायु प्रवाह सभी दिशाओं में फैल गया। ये वायु प्रवाह बहुत दूर तक फैलता है और लहरों की तरह एक के बाद एक अंतहीन। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगा, लेकिन जो बाधा वान चेन को मजबूत होने से रोक रही थी वह अचानक गायब हो गई। अचानक अंतहीन ऊर्जा उमड़ पड़ी और वान चेन की मांसपेशियां, हड्डियां, आंतरिक अंग आदि तेजी से मजबूत हो गए। यह मजबूती 3 दिनों तक चली। जब उसे लगा कि यह लगभग सही है तो वान चेन ने फिर से अपनी आंखें खोली। हालांकि संपूर्ण ब्रह्मांड के दृष्टिकोण से ब्रह्मांडीय स्तर कुछ भी नहीं है, लेकिन वास्तव में ब्रह्मांडीय स्तर पहले से ही मजबूत है। ब्रह्मांड के साम्राज्य में ग्रह स्तर पर एक सामान्य नागरिक है, तार्कीय स्तर पर एक अंगरक्षक हो सकता है जो थोड़ा शक्तिशाली माना जाता है, और ब्रह्मांड स्तर पर एक ब्रह्मांडीय योद्धा कहा जा सकता है। यहाँ तक कि बाह्य क्षेत्र या युद्ध क्षेत्रों जैसे स्थानों में भी प्रवेश तभी किया जा सकता है जब वे ब्रह्मांडीय स्तर के हो जाएं। इसके अलावा मैं सिर्फ एक साधारण ब्रह्मांडीय स्तर का नहीं हूँ। उम्र 27 विकासवादी स्तर, ब्रह्मांड स्तर 150 गुना जीन अवसर अंक, 279 खजाने, वर्ल्ड रिंग, STU 01000001 डिटेक्टर, कॉस्मिक कैस स्मारक धोखा, 9 लेयर थंडर ब्लेड, इटर्नल स्काई, विंड गॉड शैडो, गुप्त क्षेत्र, अलौकिक युद्ध क्षेत्र, स्थायी। वान चेन थोड़ा स्तब्ध था। पिछली सफलता में उन्हें खुद महसूस हो रहा था कि इस बार उनकी शारीरिक शक्ति बहुत बढ़ गई है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस बार उनका आनुवंशिक स्तर सीधे तौर पर 150 गुना तक बढ़ जाएगा। ग्रहीय स्तर से तार्कीय स्तर तक मेरा आनुवंशिक स्तर 3 गुना बढ़ गया है और तार्कीय स्तर से तार्कीय स्तर तक ब्रह्मांडीय स्तर पर इसने सीधे 5 गुना छलांग लगाई है। वान चेन की आंखों में विचार का एक संकेत चमक गया। यह आदिम भ्रूण वास्तव में एक असाधारण चीज है। यदि वह क्षेत्र का स्वामी बन जाता है तो मुझे आश्चर्य है कि क्या वह मूल ब्रह्मांड द्वारा अनुमतपूर्ण आनुवंशिक स्तर तक पहुंच सकता है। आनुवंशिक स्तर का 150 गुना। हालांकि मैं केवल ब्रह्मांड के पहले स्तर पर हूँ, मेरी शारीरिक नींव शायद ब्रह्मांड के 9वें स्तर से थोड़ी ही खराब है, साथ ही कानूनों की मेरी समझ भी। वान चेन का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अब यह अनुमान लगाया गया है कि काफी संख्या में डोमेन स्वामी उनके विरोधी नहीं है। उछाल। वान चेन ने एक मुक्का मारा और भयानक शक्ति ने तुरंत तूफान पैदा कर दिया। वाह, देखते ही देखते सैकड़ों मील आगे का मैदानी इलाका ऊपर उठ गया। ऊपर से नीचे देखने पर मूलतः समतल मैदान बेरहमी से एक घाटी जैसी नाली में खुल गया था। डर। वान चेन हवा में उड़ गए। उसने अपने मुट्ठी से हुई क्षति को देखा और मन ही मन दुखी हुआ। विश्वरिंग के भीतर दुनिया में प्रयोग करने के बाद वान चेन को धीरे धीरे वो महसूस होने लगी। इस भयानक शक्ति को केवल हवा में छोड़ने का क्या मतलब था? आइए चलें और उस गुप्त क्षेत्र पर एक नजर डालें। वान चेन ने अपने दिल में सोचा और साथ ही उन्होंने उस स्थायी गुप्त क्षेत्र को भी महसूस किया जो उन्होंने पिछली बार संयोग से खींचा था। डोमेन के बाहर युद्ध क्षेत्र। अतिरिक्त क्षेत्रीय युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता ब्रह्मांडीय स्तर है। वान चेन पहले केवल तार्कीय स्तर पर था, इसलिए वह इस गुप्त क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सका। अब जब वह ब्रह्मांडीय स्तर का हो गया है और इस गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा कर चुका है तो वह अंदर जाकर देख सकता है। कुछ देर तक होश में रहने के बाद वान चेन को तुरंत कुछ जानकारी मिली।
जब कोई इस गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करता है तो चेतना भी प्रवेश करती है और उसके भीतर एक नया शरीर सघन हो जाता है। हालांकि क्योंकि यह एक स्थायी गुप्त क्षेत्र है, उसे हर बार प्रवेश करने पर एक निश्चित मात्रा में अवसर बिंदुओं का उपभोग करने की आवश्यकता होती है। वान चेंग अब ब्रह्मांडीय स्तर पर है, इसलिए जब भी वह उनमें से किसी एक में प्रवेश करता है तो उसे हर बार थोड़ा अवसर बिंदु का उपभोग करने की आवश्यकता होती है। उसकी अपनी पहल के अलावा लौटने के अन्य तरीकों में मारा जाना या उसकी आत्मा को दूसरों द्वारा गुलाम बनाना शामिल है। इसके अलावा जब वान चेंग प्रवेश करता है तो वह चुन सकता है कि उसे अपनी वास्तविक पहचान दिखानी है या नहीं। यदि वह नहीं चाहता तो वह नकली पहचान चुन सकता है। इस बार प्रवेश करने के लिए केवल कुछ भाग्य बिंदुओं की आवश्यकता है, जो कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा मैं नकली पहचान का उपयोग करना चुन सकता हूँ, जो अच्छी खबर भी है। वान चेंग ने एक पल के लिए सोचा और फिर वह अंदर जाकर देखने के लिए तैयार हो गया। पिछली बार वास्तविक समय के गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के अनुभव के साथ वान चेंग ने इस बार कुछ भी अतिरिक्त नहीं किया। वह वहीं पर लेट गया और फिर अपनी चेतना को गुप्त क्षेत्र से जोड़ दिया। एक ट्रांस में वान चेंग को यह महसूस हुआ कि उसकी चेतना अनंत अंतरिक्ष में यात्रा कर रही थी। डोमेन के बाहर का युद्ध क्षेत्र 4 शीर्ष जातियों अर्थात मनुष्यों, राक्षसों, कीड़ों और मशीनों द्वारा स्थापित एक युद्ध क्षेत्र है। 4 शीर्ष दौड़ों के अलावा इसमें लड़ने वाली 4 शीर्ष दौड़ों के अंतर्गत अनगिनत अधीनस्थ दौड़े भी हैं। बाह्य क्षेत्र या युद्ध क्षेत्र एक सामान्य शब्द है जो वास्तव में 11 प्रमुख युद्ध क्षेत्रों में विभाजित है और प्रत्येक प्रमुख युद्ध क्षेत्र में कई उपयुद्ध क्षेत्र होते हैं। अलग अलग युद्ध क्षेत्रों में अलग अलग लड़ाइयां छिड़ती हैं। कुछ उच्च स्तरीय युद्ध क्षेत्रों में वहां सक्रिय सभी लोग अमर राजा हैं। जहां तक उन लोगों की बात है जो हैसियत में थोड़े निचले स्तर के हैं, उनमें से बड़ी संख्या में कुलीनता की अमर उपाधियां दी जाती हैं और थोड़ी संख्या में राजा की उपाधियां दी जाती हैं। दूसरे, यह एक युद्ध क्षेत्र है जहां बड़ी संख्या में अमर और विश्व गुरुओं की विशिष्ट टीमें सक्रिय हैं। सबसे आम युद्ध क्षेत्र के लिए पिछले युद्ध क्षेत्रों के विपरीत जहां अकेले रेंजर या कई लोगों की टीमें काम कर रही हैं, सबसे आम युद्ध क्षेत्र का नेतृत्व आमतौर पर एक या एक से अधिक मजबूत पुरुषों द्वारा किया जाता है जिनके पास कई डोमेन लॉर्ड्स और ब्रह्मांडीय स्तर हैं जो विदेशी जातियों के साथ बड़े पैमाने पर लड़ाई में शामिल होते हैं। वास्तव में यह लौकिक युद्ध क्षेत्र में सबसे आम स्थिति है। आखिरकार ताकतवर अल्पसंख्यक हैं और बड़ी संख्या में सामान्य क्षेत्र के स्वामी, डोमेन स्वामी और ब्रह्मांड स्तर के स्वामी अलौकिक युद्ध क्षेत्र के मुख्य घटक हैं। वान चेंग समय और स्थान के माध्यम से यात्रा करने की मूर्छा से वापस अपने होश में आ गए। इसी वक्त एक तेज आवाज उसके कानों में सुनाई दिया। पिछली बार सुएनिया स्टार पर जनरल ल्यूक्सिंग ने हम 1000 से अधिक योद्धाओं का नेतृत्व किया था और हम 3000 से अधिक राक्षसों से घिरे हुए थे। वह लड़ाई वास्तव में पृथ्वी को चकनाचूर कर देने वाली थी। हम में से 1000 से अधिक लोग 3000 से अधिक राक्षसों की घेराबंदी को रोकने में कामयाब रहे। जनरल ल्यूक्सिंग ने एक राक्षस क्षेत्र के स्वामी को भी मार डाला, जिससे वे इतने भयभीत हो गए कि वे दहशत में भाग गए। जहां तक वान चेंग द्वारा अभी सुनी गई आवाज का सवाल है, ये पक्षी की चोंच वाले एक बड़े आदमी की आवाज थी जो एक मेज पर बैठा था। वह एक ऊंचे स्थान पर बैठ गया और लगातार बातें करता रहा। पक्षी की चोंच वाले इस बड़े आदमी के नीचे 2-3 की संख्या में 1 दर्जन से अधिक लोग जमा थे। वे शराब पी रहे थे और पक्षी की चोंच वाले बड़े आदमी को उसके गौरवशाली कार्यों के बारे में बखान करते हुए सुन रहे थे। उन्हें काफी इत्मीनान महसूस हुआ। वान चेंग इन दर्जनों लोगों में से एक था, फर्क सिर्फ इतना था कि वह अकेला था। टाइटन गैलेक्सी टीम नंबर TUI 239800035 टीम का एक नया सदस्य, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला एक ब्रह्मांडीय स्तर का योद्धा। वान चेंग ने अपने दिमाग में जानकारी का स्वाद चखा और उन्होंने तुरंत कई चीजों का पता लगा लिया। मुझे आश्चर्य है कि लड़ाई कब शुरू होगी। वान चेंग ने ऊपर एक पक्षी की चोंच वाले बड़े आदमी की डींगे सुनी और उसके सामने शराब का गिलास उठाया और एक घूंट लिया। वान चेंग की शारीरिक बनावट के कारण उसके लिए पानी की तुलना में पृथ्वी की शराब पीना आसान था और उसे इसे पीने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन उसके सामने शराब पीने से उसे फिर से पहले जैसा एहसास हो गया। धन्यवाद। वान चेंग ने अपना गिलास उठाया और कहा, आप मुझे किस लिए धन्यवाद दे रहे हैं? हम सभी भाई हैं। जब हम युद्ध के मैदान में हैं तो हमें एक दूसरे का समर्थन करना होगा। पक्षी की चोंच वाले बड़े आदमी ने वान चेंग को देखा, फिर उसके आसपास के अन्य दर्जन लोगों को देखा और कहा, उनमें से 1 दर्जन से अधिक हैं जो सभी ब्रह्मांडीय स्तर के हैं। वे वास्तव में युद्ध के मैदान में सबसे निचले स्तर के तोपचारे हैं। यदि वे एकजुट हो जाते हैं तो उनमें अभी भी आशा की किरण है, लेकिन यदि वे अकेले लड़ते हैं तो उनका मरना लगभग निश्चित है। वान चेंग के आने के लगभग आधे घंटे बाद वह जल्दी ही इन दर्जन भर लोगों से परिचित हो गया। वान चेंग को यह भी पता था कि पक्षी की चोंच वाले बड़े आदमी का नाम मोसेसो था और वह ब्रह्मांडीय स्तर के 9वें क्रम का था। वह 10 वर्षों से अधिक समय से डोमेन के बाहर युद्ध के मैदान में था। एक ब्रह्मांडीय स्तर का व्यक्ति बिना मरे 10 वर्षों से अधिक समय तक डोमेन के बाहर युद्ध के मैदान में रह सकता है। उसकी ताकत एक सामान्य ब्रह्मांडीय स्तर के 9वें क्रम के व्यक्ति से परे होनी चाहिए। बेशक यह उनकी अच्छी किस्मत के कारण भी है, अन्यथा ब्रह्मांडीय स्तर अभी भी ब्रह्मांडीय स्तर ही है। यहाँ तक कि वान चेंग भी युद्ध के मैदान में लड़ाई में किसी भी समय मर सकते हैं। डोमेन के बाहर युद्ध के मैदान में क्षेत्र मास्टर स्तर के लिए मृत्यु दर 95% है और ब्रह्मांड स्तर के लिए ये 100% के करीब है। उन लोगों को छोड़कर जो डोमेन मास्टर बनने में कामयाब रहे हैं, बाकी जो जीवित रह सकते हैं वे लगभग सभी भाग्यशाली हैं। वान चेंग को पता था कि वह सिर्फ एक राहगीर था, इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। वह वहीं बैठकर शराब चख रहा था और सुन रहा था कि ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। इसके अलावा सामान्य ब्रह्मांड स्तर के प्राणी बाह्य क्षेत्र या युद्ध क्षेत्र जैसी जगहों पर नहीं आएंगे। जो लोग यहाँ आते हैं उनकी शायद अपनी अपनी कहानियां होती हैं, इसलिए इन लोगों के पास अब बात करने के लिए विषयों की कोई कमी नहीं है। पलक झपकते ही 10 मिनट से अधिक का समय बीत गया। अचानक एक जोर का धमाका हुआ और पूरा अलॉय रूम जोर से हिल गया। दुश्मन का हमला। अनुभवी मोसेसो ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। पूरे मिश्र धातु कक्ष में सैकड़ों ब्रह्मांडीय मानव तेजी से एक एक करके खड़े हो गए और मूल रूप से शोर वाला वातावरण जल्द ही शांत हो गया। बहुत खूब। मिश्र धातु कक्ष के ऊपर अचानक एक मायावी आकृति प्रकट हुई। वह चांदी का कवच पहने हुए एक आदमी था। उसकी त्वचा लाल थी, लेकिन उसकी आंखें बेहद दृढ़ थीं। जैसे ही छाया दिखाई दी, उसने तुरंत कहा, हर कोई, अंतरिक्षयान पर हमला हो रहा है, तुरंत मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहने के बाद वह छाया ज्यादा देर तक नहीं रुकी और सीधे यही गायब हो गई। इस तरह की अचानक मुठभेड़ अक्सर सबसे खतरनाक होती है। सभी को बाद में ध्यान देना चाहिए। मूसा ने उसे याद दिलाया और फिर उसने जारी रखा, ठीक है। वान चेंग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। यह उनका डोमेन के बाहर इस युद्ध क्षेत्र में पहली बार आना था। उन्हें इंतजार करना पड़ा और देखना पड़ा कि स्थिति क्या है। फिलहाल मोसेसो का अनुसरण करना अच्छा रहेगा। अनुभवी बूढ़ों के नेतृत्व में की टीम अंतरिक्ष योद्धा एक के बाद एक तारों से भरे आकाश में पहुंचे। पलक झपकते ही हजारों ब्रह्मांड स्तर और लगभग 100 डोमेन लॉर्ड्स एक के बाद एक प्रकट हुए। अंत में प्रकाश की एक चांदी की धारा चमकी और एक चांदी बख्तरबंद क्षेत्र का स्वामी टीम के सामने प्रकट हुआ।
ये बिल्कुल वही प्रेत था जो मिश्र धातु कक्ष में दिखाई दिया था जहां वान चेंग पहले था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह इस टीम का नेता था। मोसेसो द्वारा उल्लेखित उल्का जनरल मोक्सिसुओ के अनुसार पिछली बार सुएनियाओ स्टार नामक स्थान पर जनरल मेटियो ने अकेले ही कई शत्रुओं से लड़ाई लड़ी थी और कई राक्षस कुल के स्वामियों को घबराहट में भागने पर मजबूर कर दिया था। उसकी ताकत काफी मजबूत होनी चाहिए। ऐसे मजबूत आदमी का अनुसरण करने पर वह लड़ने में अधिक आश्वस्त होगा। जब मानव योद्धा बाहरी अंतरिक्ष में प्रवेश कर रहे थे तो दूसरी ओर वे शत्रु भी प्रकट हो गए जिन्होंने अभी अभी उनके अंतरिक्षयान पर हमला किया था। यह एक शटल के आकार का चांदी सफेद अंतरिक्षयान था जो उनसे लगभग 10,000 मील दूर रुका था। देखते ही देखते उसमें से बड़ी संख्या में आकृतियां भी उड़ गईं। ये सभी आकृतियां कवच पहने हुए थीं और आकार में मनुष्यों के समान थी, लेकिन उन सभी के पीछे 2 जोड़ी विशाल स्टील के पंख थे। वे आयरन विंग कबीले से हैं। अच्छी तरह से सूचित मोसेसो ने आवाज प्रसारण के माध्यम से तुरंत याद दिलाया, आयरन विंग कबीला दानव कबीले का एक सहायक समूह है। वे गति में अच्छे हैं और कपटी और चालाक हैं। आपको लड़ाई में सावधान रहना चाहिए। आपने जो कहा उसके अनुसार भाई मोसेसो, सेना में शामिल होने वाले कई राक्षस कबीले के स्वामी जनरल उल्का द्वारा पराजित हो गए और भाग गए। राक्षस कबीले की अधीनस्थ जाति के स्वामी का तो जिक्र ही नहीं किया गया। 7वें स्तर के एक ब्रह्मांडीय योद्धा ने जब मोसेसो की बात सुनी तो उसे राहत महसूस हुई। आपका ऐसा सोचना गलत है। मोसेसो ने सिर हिलाया। वह कुछ कहने ही वाला था, लेकिन अचानक सभी सैनिकों के कानों में एक शांत आवाज गूंजी। सभी सैनिकों, सुनो, मार डालो। मोर्चे पर मौजूद उल्का जनरल प्रकाश की धारा में बदल गया और सीधे दुश्मन की ओर दौड़ पड़ा, जबकि बाकी सैनिक तेजी से पीछे चले गए। मेरे पीछे आओ, मोसेसो ने जल्दी से कहा, और अगले ही पल वह तेजी से ऊपर चला गया। इसलिए जब अन्य डोमेन लॉर्ड्स ने कुछ ही दूरी तक उड़ान भरी थी और ब्रह्मांडीय स्तर के योद्धा अभी अभी रवाना हुए थे, जनरल उल्का ने पहले ही विपरीत दिशा में एक क्षेत्र लॉर्ड के साथ लड़ाई शुरू कर दी थी। 2 क्षेत्र स्वामियों के बीच लड़ाई के परिणाम आसानी से ब्रह्मांडीय स्तर को मार सकते थे, इसलिए 2 क्षेत्र स्वामी युद्ध के मैदान के केंद्र में लड़े, जबकि अन्य योद्धा लड़ने के लिए पक्षों में चले गए। कितनी भयानक ताकत है। वान चेन दूर से लड़ाई को ध्यान से देखते हुए मोसेसो के साथ आगे बढ़े। हालांकि वान चेन की वर्तमान दृष्टि से वह एक स्पष्ट छाया भी नहीं देख सका। वह केवल भयंकर विस्फोटों के आधार पर दोनों के बीच लड़ाई की तीव्रता का अनुमान लगा सकता था। 1000 मील की दूरी दायरे के प्रभु के लिए बस पलक झपकने के बराबर है, और यह वास्तव में डोमेन प्रभुओं और ब्रह्मांड स्तर के लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। वान चेन के पास लंबे समय तक 2 रियलम लॉर्ड्स के बीच लड़ाई देखने का समय नहीं था, और आत्मघाती भावना से भरी दोनों पक्षों की सेनाएं पहले ही एक दूसरे का सामना कर चुकी थी। मोसेसो वास्तव में एक अनुभवी व्यक्ति था जो 10 वर्षों से अधिक समय तक अलौकिक युद्ध क्षेत्र में रहा था। उनके नेतृत्व में वान चेंग और उनकी टीम को बिना किसी डोमेन लॉर्ड्स के शुद्ध ब्रह्मांड स्तर के सैनिकों की एक टीम का सामना करना पड़ा। भाइयों, मेरे पीछे आओ और मार डालो। मोसेसो ने अपने हाथ में एक गहरे रंग की चौड़ी तलवार पकड़ रखी थी। जोर से चिल्लाने के बाद उसने अपने सामने ब्रह्मांड स्तर के प्राणियों में से सबसे मजबूत आभा वाले व्यक्ति का सामना करने का बीड़ा उठाया। अन्य लोग भी अपने विरोधियों की तलाश में थे। कमजोर लोगों को कई लोग पीटेंगे और ताकतवर लोग एक व्यक्ति द्वारा पीटे जाएंगे। वान चेंग ने भी ब्रह्मांडीय स्तर के 9वें क्रम के जीवन रूप का अकेले ही सामना किया। 150 गुना आनुवंशिक स्तर ने वान चेंग की जीवन सांस को विशेष रूप से शक्तिशाली बना दिया। हालांकि विपरीत दिशा में 9वें क्रम के ब्रह्मांडीय स्तर के जीवन को उसके हाथ में बुद्धिमान पहचान के माध्यम से पता चला कि वान चेंग केवल प्रथम क्रम के ब्रह्मांडीय स्तर के प्रतीत होते थे। इससे उसे सहज महसूस हुआ और वह सीधे और आक्रामक तरीके से आगे बढ़ गया। उसके पीछे स्टील के पंखों की एक जोड़ी चमक रही थी, मानो वे वान चेंग को आधा काट देंगे। मैं इस दिन के इंतजार में काफी लंबे समय से कड़ी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वान चेंग ने विदेशी जीवन को शांति से देखा उसकी ओर दौड़ते हुए, और उसके हाथों में अनगिनत पैटर्न वाले नुकीले पंजों की एक जोड़ी दिखाई दी। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। अलौकिक युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले वान चेंग की चेतना से जुड़ी अंतरिक्ष की वस्तुओं को बाहर निकाला जा सकता है। एक ब्रह्मांडीय स्तर के 9वें क्रम का जीवन रूप, जिसका अर्थ है कि उसकी शारीरिक नींव वान चेंग से थोड़ी मजबूत है। अन्य पहलुओं में वान चेंग उसे कुचलता है और उसे लंबी दूरी तक कुचलता है। बहुत खूब। बिजली की एक चमक वहां से गुजरी और वान चेंग की आकृति इतनी तेजी से उसके ऊपर से गुजरी कि दूसरे पक्ष के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था, और शून्य में केवल एक विशाल पंजे की छाया रह गई। पुकारना। वान चेंग बिना किसी हिचकिचाहट के उस स्थान की ओर उड़ गए जहां उनके अन्य साथी लड़ रहे थे, और उनके पीछे ब्रह्मांडीय स्तर के 9वें क्रम का जीवन जो अभी अभी उन पर चढ़ा था, अभी भी आगे की ओर उड़ रहा था। लेकिन वास्तव में वह पहले ही मर चुका है। बस एक पल में आकृति की सतह पर कई पंजे के निशान दिखाई दिए, और फिर आकृति कई टुकड़ों में टूट गई। ब्रह्मांड के शून्य में रक्त फैल गया और एक बहते हुए ब्रह्मांडीय कचरे में बदल गया। वान चेंग ने अपना सिर भी नहीं घुमाया। चूंकि उसकी ताकत प्रकट हो गई थी, वह विनम्र नहीं रहेगा। इसलिए जब वान चेंग अपने साथियों की मदद करने के लिए दौड़े, तो उन्होंने इसके बारे में ज्यादा सोचा भी नहीं और बस यही सोचा कि वान चेंग अभी अभी लड़ाई में शामिल हुए हैं। हालांकि जब वान चेंग के पंजे चमके और उसने एक पल में एक और ब्रह्मांडीय स्तर के 9वें क्रम के योद्धा को मार डाला, तो कुछ योद्धा जो इस ब्रह्मांडीय स्तर के 9वें क्रम के योद्धा से उलझ गए थे, उन्होंने अंततः प्रतिक्रिया की। क्या वह व्यक्ति शिल्प है? चेहरे पर ढेर सारे सुनहरे बाल वाले बड़े आदमी ने अविश्वास से पूछा। ऐसा लगता है। दूसरे दुबले पतले आदमी ने सिर हिलाया। शिल्प ब्रह्मांड का केवल पहला स्तर होना चाहिए, है ना? बड़े आदमी ने अविश्वास से पूछा। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। पतला आदमी कुछ नहीं बोला। एक क्षण बाद उसने कहा, देखो, वह मोसेसो की मदद करने गया था। मोसेसो का प्रतिद्वंद्वी मर गया है। बड़ा आदमी हैरान हो गया। अभी अभी उनके विरोधियों की मृत्यु कब हुई, यह उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं देखा, लेकिन उन्होंने इस 9वें स्तर के ब्रह्मांड स्तर के व्यक्ति की मृत्यु को स्पष्ट रूप से देखा। यह आदमी निश्चित रूप से एक डोमेन मास्टर होगा। उसने वास्तव में खुद को प्रथम स्तरीय ब्रह्मांडीय स्तर के रूप में प्रच्छन्न किया था। पतला आदमी अवाक रह गया। चूंकि आप छद्मवेशी हैं, तो आप स्वयं को उजागर क्यों करना चाहते हैं? बड़े आदमी ने पूछा। ये जिन वह छद नाम था जो वान चेंग ने डोमेन के बाहर युद्ध के मैदान में पहुंचने के बाद मोसेसो और अन्य को बताया था। आखिरकार वह एक नकली पहचान का उपयोग कर रहा था, इसलिए उसके लिए अपने मूल नाम का उपयोग करना स्वाभाविक रूप से असंभव था। अन्यथा यदि वह भविष्य में प्रसिद्ध हो जाता है, तो क्या यह एक अपराध नहीं होगा? इस समय वान चेंग ने बड़ी ताकत से हमला किया। मानवीय पक्ष से उनके 1 दर्जन से अधिक साथी हैरान और भ्रमित थे। क्या प्रथम स्तर के ब्रह्मांडीय श्रेणी के प्राणी को 9वें स्तर के ब्रह्मांडीय श्रेणी के प्राणी को मारना मुर्गी को मारने जितना आसान हो सकता है? यह असंभव है। सभी ने अवचेतन रूप से सोचा कि वान चेंग एक लौकिक स्तर के भेष में एक डोमेन मास्टर था, लेकिन साथ ही वे यह नहीं समझ सके कि अगर वान चेंग भेष में था तो अचानक उसका पर्दाफाश क्यों हो गया। क्या ये केवल कुछ ब्रह्मांडीय स्तरों को खत्म करने के लिए है? इसका कोई मतलब नहीं है। डोमेन के बाहर युद्ध के मैदान में कुछ दुर्लभ मामलों को छोड़कर अधिकांश मजबूत लोग कमजोरों का वध करने से कतराते हैं। उदाहरण के लिए क्षेत्र के स्वामी शायद ही कभी ब्रह्मांडीय स्तर पर हमला करते हैं।
यदि दायरे का स्वामी वास्तव में हजारों ब्रह्मांड श्रेणी के प्राणियों को मारना चाहता है तो इसमें केवल एक क्षण लगेगा। इस अलौकिक युद्ध क्षेत्र को स्थापित करने में 4 शीर्ष जातियों और उनके अधीनस्थ जनजातियों का वास्तविक उद्देश्य अपने सदस्यों को बेहतर बनाना अधिक है। एक सच्चे जनजातीय युद्ध के लिए ब्रह्मांडीय स्तर के हमले की आवश्यकता नहीं होगी। कार्रवाई करने के लिए रियलिम मास्टर या सामान्य अमरों की भी आवश्यकता नहीं होगी। बेशक एक मजबूत व्यक्ति किसी कमजोर व्यक्ति पर हमला करेगा या नहीं ये पूरी तरह से मजबूत व्यक्ति की मनोदशा पर निर्भर करता है। हालांकि ज्यादातर मामलों में यही होता है। अगर कोई कमजोर व्यक्ति बदकिस्मत है और उसका सामना एक मजबूत व्यक्ति से होता है जो पागलपन से मारना चाहता है तो कुछ भी नहीं किया जा सकता है। वान चेन को कमजोरों का वध करना पसंद नहीं था। वह अभी अभी मिले अपने 1 दर्जन साथियों की मदद कर रहा था। मेरा इसे छिपाने का कोई इरादा नहीं है। वान चेन ने अपना सिर हिलाया। वह कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसके हाव भाव थोड़े बदल गए। बुलाओ। वान चेन के चारों ओर 10 मीटर के भीतर की रोशनी थोड़ी विकृत थी और वह एक पल में मोसेसो के पीछे दिखाई दिया जबकि उसके 2 तेज पंजे आगे की ओर थपेड़े खा रहे थे। उसी समय उछाल, एक भयानक शक्ति का प्रहार हुआ और वान चेन की आकृति तुरंत लगभग 10,000 मीटर पीछे हट गई। लेकिन पीछे हटने का मार्ग वह था जिसे उसने बहुत पहले चुना था और जब वह पीछे हट गया तो वह मोसेसो को अपने साथ खींचना नहीं भूला। इतने करीब, ऐसा लगता है कि मैं ब्रह्मांड स्तर के लोगों का वध कर रहा था और उनके डोमेन मास्टर ने मुझे खोज लिया। वान चेन को पता था कि क्या हो रहा है। उसने मोक्सिसुओ से कहा, भाई मोक्सिसुओ, जल्दी जाओ, यह मुझ पर छोड़ दो। ध्यान से। मोक्सिसुओ आत्मजागरूक था। वह जानता था कि अगर वह रुका तो वह कुछ भी मदद नहीं कर पाएगा। इसलिए कुछ शब्द कहने के बाद वह जल्दी से चला गया। आयरन विंग कबीले के जीवन में स्पष्ट रूप से मोक्सिसुओ में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसकी नजर वान चेन पर थी। यह आदमी कम से कम डोमेन लॉर्ड के स्तर 5 या 6 का होना चाहिए। वान चेन ने उस शक्ति के बारे में सोचा जो इस व्यक्ति ने अभी प्रकट की थी और उसने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। वान चेन निश्चित रूप से ऐसे अस्तित्व को कम नहीं आंक सकते। तुमने मेरे लोगों का वध किया, मरने के लिए तैयार हो जाओ। वान चेन के कानों में एक कर्कश आवाज सुनाई दी, मैं तुम्हें मार दूंगा। वान चेन का चेहरा उदासीन था। डोमेन के बाहर इस युद्ध क्षेत्र में आकर कुछ ब्रह्मांड स्तर के लोगों को मारना कौन सी बड़ी बात है। उसे अपना पैसा वापस पाने के लिए कम से कम एक डोमेन लॉर्ड को मारना होगा। अदालत की मौत। आयरन विंग कबीले के सदस्य ने ठंडी चीख निकाली और अगले ही पल उसने अपने पंख फड़फड़ाए और सीधे वान चेन की ओर दौड़ पड़ा। जल क्षेत्र। वान चेन ने उपहास किया और अगले ही पल बिजली की चमक उसके चारों ओर दिखाई दी और उसी समय एक हवा दिखाई दी जो चाकू की तरह शून्य में उड़ गई। हवा और गड़गड़ाहट के संयोजन ने आयरन विंग जनजाति के सदस्यों द्वारा छोड़े गए जल क्षेत्र को एक पल में दबा दिया। हवा और गड़गड़ाहट क्षेत्र और आप 9वें स्तर पर पहुंच गए हैं। आयरन विंग कबीले का डोमेन स्वामी भयभीत था। सभी डोमेन स्वामी एक डोमेन को नियंत्रित कर सकते थे लेकिन ऐसा व्यक्ति मिलना अत्यंत दुर्लभ था जो डोमेन के 9वें स्तर को नियंत्रित कर सके। ये सभी लोग डोमेन लॉर्ड्स के बीच शक्तिशाली थे। एक पल में आयरन विंग कबीले के भगवान को पीछे हटने का विचार आया। जो लोग 9 लोगों में से एक में महारत हासिल कर सकते हैं वे सभी मजबूत हैं और जो लोग 2 में महारत हासिल कर सकते हैं वे आमतौर पर ऐसे लोग नहीं हैं जिन्हें वह अपमानित नहीं कर सकता। हालांकि पीछे हटने का विचार तभी सामने आया था जब इसे आयरन विंग कबीले के डोमेन स्वामी द्वारा दबा दिया गया था। सबसे पहले ये युद्ध के मैदान पर था और उसके पास पीछे हटने की कोई जगह नहीं थी। इसके अलावा आयरन विंग कबीले के सदस्य को याद आया कि उसने वान चेन को एक झटके में हजारों मीटर दूर गिरा दिया था। ये स्पष्ट था कि वान चेन की ताकत मजबूत नहीं थी। वे सभी युद्ध के मैदान में दुश्मनों को मारकर सैन्य योग्यता अर्जित कर सकते हैं। सामान्य शत्रुओं को मारने और प्रतिभाशाली लोगों को मारने की सैन्य योग्यता स्वाभाविक रूप से पूरी तरह से अलग है। जब उन्होंने पहली बार इस क्षेत्र में प्रवेश किया तो उन्होंने 9वें स्तर के 2 क्षेत्रों में महारत हासिल कर ली थी। यदि यह प्रतिभा नहीं है तो क्या है? मेरी ताकत स्पष्ट रूप से उससे कहीं अधिक है। मेरे पास उसे मारने की पूरी संभावना है। जब तक मैं इस आदमी को मारता हूं और हत्या का वीडियो वापस लाता हूं, मैं कम से कम 9वें स्तर के डोमेन लॉर्ड बनने के लिए संसाधनों के बदले इसका आदान प्रदान कर सकता हूं। ये सोचकर आयरन विंग जनजाति का डोमेन स्वामी बहुत उत्साहित हुआ और उसका दिल, जो थोड़ा झिझक रहा था, तुरंत दृढ़ हो गया। क्या हम इस अलौकिक युद्ध क्षेत्र में सिर्फ सफलता पाने के लिए नहीं आए थे? अब जब इतना बड़ा अवसर हमारे सामने है तो इसमें संकोच की क्या बात है? पुकारना। एक रात सी पहाड़ी की तरह आयरन विंग ट्राइब लॉर्ड ने अपने पंख जोर से फड़फड़ाए और उसके हाथ में मौजूद विशाल हथौड़े से हल्की नीली रोशनी निकली। वह वान चेन की ओर इस गति से दौड़ा मानो वह सब कुछ नष्ट कर देगा। कितनी प्रबल शक्ति है। वान चेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उन्होंने जो गुप्त पुस्तकें सीखी उनमें विंड गॉड शैडो और 10,000 लाइन्स फ्लो शरीर की गति संबंधी गुप्त पुस्तकें हैं। इटर्नल स्काई केवल समय त्वरण का अध्ययन करती है और फ्रंटल कॉम्बैट में अच्छी नहीं है और केवल स्काई थंडर फ्यूरी फ्रंटल फाइटिंग के लिए एक गुप्त पुस्तक है। हेवनली थंडर फ्यूरी को विंड गॉड शैडो की तरह ही 10 स्तरों में विभाजित किया गया है। हेवनली थंडर फ्यूरी में वान चेन की उपलब्धियां विंड गॉड शैडो की तुलना में अधिक गहरी हैं। अब तक अभ्यास करने के बाद उनका हेवनली थंडर फ्यूरी 5वें स्तर पर पहुंच गया है। आप जानते हैं, यदि आप हेवनली थंडर फ्यूरी का लगभग 7वें स्तर तक अभ्यास कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि आप मूल रूप से मूल कानून द्वारा मान्यता प्राप्त स्तर तक पहुंच गए हैं। 5वां स्तर निश्चित रूप से है काफी शक्तिशाली। गड़गड़ाहट आ रही है। वाह। वान चेन सीधे बिजली की छाया में बदल गया और निडरता से आयरन विंग कबीले के भगवान का सामना किया जो उसकी ओर दौड़ रहा था। 2 बिजली के पंजों ने आयरन विंग कबीले के भगवान द्वारा घुमाए गए लोहे के हथौड़े को तुरंत अवरुद्ध कर दिया। दोनों गतिरोध में थे और एक पल के लिए वे बराबरी पर थे। क्रूर टक्कर ने बिना किसी संदेह के वान चेन को कुचल देना चाहिए था, लेकिन हेवनली थंडर फ्यूरी एक गुप्त पुस्तक है जो गड़गड़ाहट और बिजली के नियमों के माध्यम से हमले की शक्ति को काफी बढ़ा देती है। इसलिए वान चेन, जिन्होंने 5वें स्तर तक हेवनली थंडर फ्यूरी का अभ्यास किया है, एक ही बार में आयरन विंग कबीले लॉर्ड की पूरी ताकत वाले हथौड़े को रोकने में सक्षम थे। भीषण टक्कर के बाद वान चेन में अचानक विस्फोट हो गया और उसने आयरन विंग कबीले के भगवान को एक पल में दूर धकेल दिया। वह तो अभी अभी हुआ था। आयरन विंग कबीले का डोमेन लॉर्ड, जो न जाने कितनी दूर तक पीछे की ओर उड़ चुका था, कुछ आश्चर्य से वान चेन को देख रहा था। आखिरकार वह एक डोमेन स्वामी भी था, इसलिए उसे वान चेन की शक्ति के स्रोत को पहचानने में सक्षम होना चाहिए। केवल महसूस करने से डोमेन लॉर्ड को पता चल गया कि वान चेन ने निश्चित रूप से गड़गड़ाहट और बिजली के नियमों को समझ लिया है और उनकी समझ बहुत गहरी लग रही थी। तुमने इसका पता लगा लिया, फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। वान चेन ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। उसने स्थिति का फायदा उठाया और सीधे हमला कर दिया। उसकी गति इतनी तेज थी कि आयरन विंग ट्राइब लॉर्ड समय रहते चकमा नहीं दे सका, इसलिए उसे फिर से विरोध करना पड़ा। लेकिन इस बार वान चेन ने सीधी रणनीति नहीं अपनाई। आप जानते हैं, पंजे जैसे हथियार अपने लचीलेपन के लिए जाने जाते हैं। जैसा कि कहा जाता है, 1 इंच छोटा 1 इंच अधिक खतरनाक।
पंजे खंजर की तरह लचीले होने चाहिए और जीतने के लिए सूक्ष्म युद्धाभ्यास पर भरोसा करते हुए करीबी मुकाबले में इस्तेमाल किए जाने चाहिए। अभी वान चेन ने अपने हेवनली थंडर फ्यूरी की शक्ति का परीक्षण करने के लिए इस व्यक्ति से आमने सामने लड़ाई की। अब जब उसने अपनी चालें आजमा ली हैं, तो वह स्वाभाविक रूप से लड़ाई को जल्दी खत्म करना चाहता है और इस डोमेन स्वामी को मारना चाहता है। पुकारना। वान चेन के तेज पंजे ने डोमेन लॉर्ड के हथौड़े को छुआ और फिर चले गए। एक पल में वान चेन दूसरे पक्ष की ओर चमका और एक पंजे से उसकी पसलियों को पकड़ लिया। आयरन विंग कबीले का नेता आखिरकार कोई धक्का देने वाला नहीं था। जब खतरा आया तो वह बस किनारे की ओर चला गया। पृथ्वी पर ब्लैक गॉड सूट वास्तव में एक प्रकार का फोर्स बैटल सूट है, लेकिन ब्लैक गॉड सूट ग्रहीय स्तर के लिए है, जबकि आयरन विंग ट्राइब लॉर्ड द्वारा उपयोग किया जाने वाला फोर्स बैटल सूट स्पष्ट रूप से बहुत अधिक उन्नत है। हमला विफल रहा, लेकिन वान चेन की आकृति चमक उठी और वह तेजी से आयरन विंग कबीले लॉर्ड के पीछे आ गया। आयरन विंग कबीले के लॉर्ड ने इस हरकत को देखा और तुरंत चकमा देने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से उसके पिछले चकमा में एक खामी रह गई थी और इस बार उसके लिए चकमा देना इतना आसान नहीं था। ची ची ची, मांस और खून के बड़े हिस्से जल गए थे और आयरन विंग कबीले टेरिटरी लॉर्ड की पीठ से सीधे छाती तक एक बड़ा छेद हो गया था। हालांकि एक टेरिटरी लॉर्ड का जीवन मूल उसका जीवन मूल है। जब तक जीवन का मूल नष्ट नहीं हो जाता, हालांकि चोट अब डरावनी लगती है, वास्तव में ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। भाड़ में जाओ। आयरन विंग जनजाति का नेता गुस्से से दहाड़ा और अपना हथौड़ा पीछे की ओर घुमाया। पुकारना। वान चेन के पैर इतने तेज थे कि वह आसानी से हथौड़े से बच गया। वास्तव में हालांकि वान चेन की विंड गॉड शैडो केवल चौथे स्तर पर है, वान चेन वास्तव में अंतरिक्ष और समय के दो बेहतर कानूनों में अच्छा है। ऐसा प्रतीत होता है कि 10,000 लाइन्स फ्लो दुश्मन को भ्रमित करने के लिए युद्ध में कई प्रेतों को फोड़ रहा है, लेकिन वास्तव में ये तात्कालिक विस्फोट गति का भी पीछा कर रहा है। कहने की जरूरत नहीं है, वान चेन ने अपने चारों ओर समय को तेज कर दिया, इसलिए बाहरी लोगों की नजर में उनकी गति स्वाभाविक रूप से काफी बढ़ जाएगी। शुद्ध ताकत की तुलना में वान चेन हमेशा गति में अच्छा रहा है। तुम्हारे जीवन का मूल कहाँ है? वान चेन की आवाज आयरन विंग ट्राइब लॉर्ड के कानों में पड़ी, लेकिन ये थोड़ी अस्पष्ट लग रही थी, जिससे आयरन विंग ट्राइब लॉर्ड एक पल के लिए भी नहीं बता सके कि वान चेन कहाँ थे। मेरे जीवन का मूल तुम्हारी गान में है। आयरन विंग ट्राइब लॉर्ड थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने बढ़त बिल्कुल भी नहीं खोई। मुझे लगता है कि यह आपके दिमाग में है। वान चेन की ठंडी आवाज आई और अगले ही पल वह अचानक आयरन विंग कबीले भगवान के बाईं ओर दिखाई दिया, जिसके बाद कई पंजे उभरे। मैं इसे ब्लॉक कर दूंगा। आयरन विंग कबीले के डोमेन लीडर ने थोड़ी सी भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उसने बस अपनी दोनों भुजाएं फैला दी अपना बचाव करें। हालांकि उसके जीवन का केंद्र उसके सिर में नहीं है, फिर भी उसके शरीर के नियंत्रण का केंद्र अभी भी मस्तिष्क है। यदि मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो जाता है, भले ही उसकी मृत्यु न हो, लेकिन उसे युद्ध में घातक देरी का सामना करना पड़ेगा। यह मृत्यु से भिन्न नहीं है, क्योंकि देरी की इस अवधि के दौरान उसके सामने प्रतिद्वंद्वी उसके पूरे शरीर को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है, चाहे उसका जीवन मूल कहीं भी छिपा हो। इसलिए एक डोमेन लॉर्ड बनने के बाद हालांकि शरीर में एकमात्र वास्तविक घातक दोष जीवन का मूल है, वास्तव में मस्तिष्क भी निश्चित रूप से एक घातक कमजोरी है। कोई भी डोमेन स्वामी युद्ध में दूसरों को अपने सिर पर हमला करने की अनुमति नहीं देगा। एक भूत की तरह वान चेन सभी दिशाओं से हमला करता रहा और उसका केवल एक ही लक्ष्य था, जो आयरन विंग कबीले लॉर्ड का प्रमुख था। आयरन विंग कबीले के भगवान वान चेन की गति के साथ टिक नहीं सके, इसलिए उन्हें जीवित रहने के लिए बार बार अपने शरीर का बलिदान देना पड़ा। आयरन विंग कबीले के नेता को पता था कि अगर वह इसी तरह चलता रहा तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। अगर उसने भागने की कोशिश की तो वान चेन की गति उससे बहुत तेज थी और उसके लिए बचना मुश्किल होगा, इसलिए उसके पास मदद मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन दुर्भाग्य से यह एक युद्ध क्षेत्र था जहां लड़ाई पूरे जोरों पर थी और लगभग हर कोई अपने विरोधियों के साथ जीवन और मृत्यु के लिए लड़ रहा था। कुछ अच्छे दोस्त जिनके आयरन विंग ट्राइब लॉर्ड के साथ अच्छे संबंध थे, उनके पास आने का लगभग कोई मौका नहीं था। इससे आयरन विंग कबीले के भगवान काफी हताश महसूस कर रहे थे, लेकिन हताश होने के बावजूद वान चेन ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। जैसा कि कहा जाता है, यदि आप बहुत लंबे समय तक बचाव करते हैं तो आप हार जाएंगे। आयरन विंग लॉर्ड के शरीर पर चोटों के लगातार जमा होने के कारण आखिरकार एक पल के बाद वान चेन ने प्रतिद्वंद्वी की गलती को समझ लिया और अपने पंजों से उसके सिर पर जोरदार थप्पड़ मारा। फोर्स की सुरक्षा के बावजूद भी वान चेन के पंजे ने उसके मस्तिष्क को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। कॉल करें, कॉल करें, कॉल करें। अनगिनत पंजों की परछाइयां उभर आई और एक पल में आयरन विंग कबीले के भगवान का शरीर पूरी तरह से राख में बदल गया और उनके शरीर में छिपा जीवन मूल स्वाभाविक रूप से बिखर गया। अच्छा लड़का, आखिरकार वह मर गया। वान चेन ने राहत की सांस ली। उसने अपना हाथ बढ़ाया और एक पल में सामने से एक अंतरिक्ष छल्ला पकड़ लिया गया। यदि वह इस अलौकिक युद्ध क्षेत्र में जो हासिल किया है उसे वापस लाना चाहता है, तो उसे अवसर कैप्चर सिस्टम द्वारा प्रदान की गई जगह पर निर्भर रहना होगा। एक प्रथम स्तर के ब्रह्मांडीय गुरु ने छठी स्तर के डोमेन लॉर्ड और काफी समृद्ध व्यवहारिक अनुभव वाले छठी स्तर के डोमेन लॉर्ड को मार डाला। वान चेन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। यह अविश्वसनीय कार्य उनके द्वारा पूरा किया गया है। बेशक वान चेन अच्छी तरह से जानता था कि वह इसे हासिल कर सका, इसका मुख्य कारण उसका 150 गुना आनुवंशिक स्तर था। इतने भयानक आनुवंशिक स्तर के साथ हालांकि वह ब्रह्मांड के केवल पहले स्तर पर है, लेकिन उसकी भौतिक नींव ब्रह्मांड के 8वें स्तर से लगभग अधिक मजबूत है। इस तरह के भौतिक आधार के साथ कानूनों की उनकी उच्च स्तर की समझ और इस तथ्य के साथ कि उन्होंने कई कानूनों में महारत हासिल की है, यही इस भयानक रिकॉर्ड को पूर्ण बनाता है। आप जानते हैं, हेवनली थंडर फ्यूरी विंड गॉड शैडो के समान है। यदि आप 7वें स्तर पर महारत हासिल कर सकते हैं, तो यह मूल कानून द्वारा मान्यता प्राप्त स्तर के करीब है। हालांकि वान चेन ने केवल चौथे स्तर तक विंड गॉड शैडो का अभ्यास किया है, हेवनली थंडर फ्यूरी पहले से ही 5वें स्तर पर है। हालांकि उन्होंने अभी 5वें स्तर में प्रवेश किया है, इससे ये देखा जा सकता है कि कानूनों के बारे में उनकी समझ कितनी गहरी है। मुझे डर है कि बहुत से विश्व गुरु वान चेन जितने अच्छे नहीं हैं।